हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हमारा अपडेटेड जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल था वो आ चुका है और उसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट को। भाई इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें ना, तो इन्वायरमेंट में अगर हम देखें कि प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप चाहे किसी भी साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा लीजिए, हमेशा आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं वो स्टैटिक से अगर कंपेयर करें तो हमारे जो आपके करंट अफेयर होते हैं उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जानें कि आखिर जो पिछले 365 दिनों में क्या क्या हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में। PT 365 जो हमारी इन्वायरमेंट की आई थी वो हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर कर चुके हैं। जो थोड़ा बचा हुआ पार्ट होता है वो अपडेटेड मटेरियल में आता है, जिसको आज हम कवर करेंगे। अच्छा जी, तो आज मैम आप क्या पढ़ाएंगी ये भी तो बताओ, इतनी देर हो गई, आप बताओ तो क्या पढ़ाएंगी। अच्छा, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज को, क्योंकि अगर हम बात करें ना कि ग्लोबल इश्यूज में बात करके सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो कहीं ना कहीं नाम आता है क्लाइमेट चेंज का। और इसको कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ अफ्रीका के लोग इसको महसूस कर पा रहे हैं या फिर USA या फिर मैक्सिको के लोग ही इसको महसूस कर पा रहे हैं, नहीं, एवरीवन ऑन दिस अर्थ इज ऑब्जर्विंग द क्लाइमेट चेंज। हम सब इसके इफेक्ट को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, राइट। तो ये जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, इसको आज हम समझेंगे। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या न्यूज़ रही इसको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पेरिस एग्रीमेंट की। तो सबसे पहले जो न्यूज़ में रहा वो रहा पेरिस एग्रीमेंट। क्यों न्यूज़ में रहा, तो आर्टिकल 6.2 मैकेनिज्म जो है पेरिस एग्रीमेंट का, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिविटीज़ की जो लिस्ट है, ठीक है, उसको फाइनलाइज किया है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे क्या होगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है ना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको बहुत पैसा चाहिए है, इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस चाहिए है, वो कैसे इंडिया में आएगा। ठीक है, इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो वो कैसे दूसरी कंट्री में जाकर हेल्प कर सकती है। किसी दूसरी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी बनी पर वो हमारी इंडिया को कैसे हेल्प कर सकती है। तो क्या है कि कैसे हम टेक्नोलॉजीज़ का एक्सचेंज करेंगे, कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी फाइनेंस की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, वो कैसे फाइनेंसिंग होगी। इसके लिए कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगी कि उनको टेक्नोलॉजीज़ मिल सके, उनको फाइनेंसिंग मिल सके, उन सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट जो है हमारी सरकार ने अभी फाइनलाइज की है। इसीलिए ये जो है न्यूज़ में रहा। और बात करें तो पहले क्या हुआ था कि जो नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी थी, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट की, कि पेरिस एग्रीमेंट को भाई कौन इम्प्लीमेंट करेगा। कोई तो ऐसी आपकी एजेंसी होनी चाहिए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी तो करे। भाई टाइम टेबल अगर हमने बना ली, ठीक है, टाइम टेबल आपकी अगर बात करें तो हम लोग जो है, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो टाइम टेबल बनाते तो हैं भाई, हर दिन बहुत ही वैरायटी की, बहुत ही अच्छे से इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हुए टाइम टेबल बनाते हैं। बट क्या वो टाइम टेबल अगर हेल्पफुल रहेगी अगर आपने सिर्फ बनाकर उसको रख दिया या दीवार पर पेस्ट कर दिया? नहीं, बनाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप कोई बढ़िया टाइम टेबल नहीं बना पा रहे ना, ऐसे ही कोई टाइम टेबल बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल, बट उसको अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तभी तो वो हेल्पफुल रहेगी ना। तो ऐसी ही बात हुई पेरिस एग्रीमेंट की। भाई एग्रीमेंट कर तो लिया, बट ये एग्रीमेंट करने से काम नहीं हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज को हम ऐसे टैकल नहीं कर पाएंगे। ज़रूरत थी कि एग्रीमेंट कर लिया तो इसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, तो इसीलिए एक नेशनल लेवल पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी भी बनाई गई थी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है उसको कहा गया कि अलग अलग तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो उनको ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एलिजिबल है कि हम किस तरीके से कार्बन मार्केट में डीलिंग कर सकते हैं। कार्बन मार्केट क्या होता है हम ऑलरेडी स्टैटिक में पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी PT 365 में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी न्यूज़ में रहा आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, राइट। तो आर्टिकल 6 क्या है, कौन सी बला है ये आर्टिकल 6? चलो जानते हैं। भाई कोई बला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। समझते हैं आखिर क्या है आर्टिकल 6 में। तो आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, ये कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि भाई जाओ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, क्या जीना है। तो ये अलाउ करता है कि हम अपनी इच्छा से, मतलब वॉलंटरली, ठीक है, अपनी इच्छा से जो आपके कार्बन एमिशन रिडक्शन है, ठीक है, कैसे क्या हम कहते हैं कि मीथेन एमिशन है उसको कम करना है, कार्बन
कार्बन एमिशन को कम करना है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनको कम करने के टारगेट्स दिए गए हैं अलग अलग कंट्री को, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जो अपनी जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कम करना चाहते हैं, जिससे कि जो NDCs हैं उनको ये अचीव कर पाएँ, तो किस तरीके से वो कम करेंगे एमिशन को, ठीक है। तो अपनी इच्छा से वो कुछ टारगेट्स देंगे जिससे कि वो अपने एमिशन को कम कर सके, ये आर्टिकल 6 में बताया गया है। इसके अंडर जो कंट्रीज़ हैं वो कार्बन क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं, ठीक है। अब ये सब समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। देखो होता क्या है कि ये एक कंट्री है, ठीक है, दूसरी कंट्री है, ठीक है। अब क्या है कि इस कंट्री को पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है कि तुम क्या कर सकते हो कि 100 यूनिट कार्बन को रिलीज कर सकते हो, एमिट कर सकते हो। बी कंट्री को बोला गया है कि आप 50 यूनिट कार्बन को एमिट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कंट्री को ये काम दे दिया कि आप इतनी परमिशन है, आप इससे ज़्यादा एमिट नहीं करेंगे। अब हुआ ये कि ये जो बी है ना, इसने तो सिर्फ 48 यूनिट ही एमिट की, ठीक है। इसलिए इसकी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी होगी इसके पास है, या फिर इसका इतना कार्बन का कोई काम नहीं होगा, तो इसने जो है 48 यूनिट ही एमिट की। और ए ने क्या किया, ए ने 102 यूनिट एमिट कर दी। 100 की बात हुई थी बट ये जो है ज़्यादा एमिट कर गया, ठीक है। इसकी नीड कार्बन की ज़्यादा थी या फिर इसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रही हो कि इसने ज़्यादा कार्बन एमिट कर दिया। तो अब क्या होगा, क्या होगा, ए को हम मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। क्या होगा कि ए क्या करेगा, ये बी के पास जाएगा, कहेगा कि आपने 2 यूनिट कम किए रिलीज, इसकी वजह से आपको कार्बन क्रेडिट मिला होगा। एक यूनिट पर एक कार्बन क्रेडिट जो है वो मिल गया, ठीक है। तो आपके पास 2 जो आपके कार्बन क्रेडिट है ना वो आप मुझे दे दो, उसके बदले आप पैसे ले लो, लेकिन मुझे वो कार्बन क्रेडिट दे दो क्योंकि मैं 2 एक्स्ट्रा यूनिट रिलीज़ कर चुका हूँ इन्वायरमेंट में। तो ये जो ट्रेडिंग होती है कि पैसे दे रहे हैं कार्बन क्रेडिट को खरीद रहे हैं, ये होती है कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग। ओके, इतना समझ में आया? वैसे तो हम ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझ ही चुके हैं, यहाँ पर भी समझ लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो कंट्रीज है ये कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर पाएंगी, जैसे कि बी ने ए को दे दिया था, ठीक है। ये आर्टिकल 6 में ही परमिशन दी गई है। आर्टिकल 6.2 है ना, ये बताता है किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैस जो है इसके एमिशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो किस तरीके से उसकी ट्रेडिंग करेंगे, कार्बन की ट्रेडिंग कैसे होगी, वो आर्टिकल 6.2 में बात की गई है। अभी हमने देखा कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़ हमने देखी ये कि जो है कुछ एक्टिविटीज़ जो है उनको फाइनलाइज किया गया है कि उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनको फाइनेंसिंग दी जाएगी आर्टिकल 6.2 के अंडर, ठीक है, जिससे कि हमारे जो कार्बन एमिशन है वो कम हो, ठीक है, यही बात की गई है। तो देखते हैं कि जो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउ की गई हैं। तो 13 एक्टिविटीज़ जो है उनको परमिशन मिली है, ठीक है। 3 सालों के लिए उनको टेक्नोलॉजी, उनको फाइनेंस प्रोवाइड होगा, ठीक है। 3 हेड के अंडर ये एक्टिविटीज़ जो है उनको डिवाइड किया गया है। पहले है ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट कर रही हैं। दूसरी है अल्टरनेट मटेरियल्स का यूज़ करने वाली एक्टिविटीज़। थर्ड है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि रिमूवल का काम करेंगी। चलो पहले हम ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखते हैं। लेकिन ये जो छोटी सी पिक्चर आपको दिख रही है ना, इसको आप हल्के में मत लेना। हल्की पिक्चर लग रही है क्योंकि छुटकू सी है, बट इसको हल्के में लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है भाई हल्के में? क्योंकि यहाँ से ही एक क्वेश्चन बन गया ना तो आप अटक जाएंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे आ जाएगा कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि एलिजिबल हैं कि फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी उनको मिलेगी आर्टिकल 6.2 के अंडर, जो कि अभी न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी जो एक्टिविटीज़ दे रखी है ना, इनमें कोई ऐसी एक्टिविटी भी डाल देंगे जो कि यहाँ पर नहीं है और आप कहीं आ रहे ये तो इससे रिलेटेड लग रही, तो ये भी होगी, और बस वहीं पर आपका जो क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ को ध्यान में आपको रखना है कि आखिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फाइनलाइज हुई हैं। टोटल 13 है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी आप जनरेट करें स्टोरेज के साथ में। सोलर थर्मल पावर लगा सकते हैं, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, इनका यूज़ किया जा सकता है। ग्रीन अमोनिया जो है वो बनाई जा सकती है, और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। और इसको तो हमने PT 365 में और जो हमारी मंथली जो मैगजीन थी उसमें भी हमने कवर किया है जनवरी में, राइट। और PT 365 जो हमारी आई थी उसमें भी कवर किया है, तो इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। वैसे आपने देखा ही होगा इसको। अच्छा, अब कौन कौन से इनिशिएटिव भाई न्यूज़ में थे? इनिशिएटिव्स भी न्यूज़ में रहते हैं, और ये न्यूज़ में रहते तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में रहता तो हम क्या करें, नहीं भाई, इसको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी PYQ उठाकर देख लें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव भी आपके पूछे जाते हैं। तो जब पूछे जा रहे हैं तो पढ़ना तो भी पड़ेगा ही, है ना। चलो अच्छा, पहला इनिशिएटिव कौन सा है? गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, ठीक है।
ये इनिशिएटिव का नाम है। इसको लॉन्च किसने किया, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको याद रखना है कि कौन सा इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। बाकी अगर रामकथा आपको पूरी याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन जो है इसको लॉन्च किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, इसका एम है कि $3 ट्रिलियन जो है उसको अनलॉक किया जाएगा, कि जिससे कि जो आपके नेट जीरो में पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, नेचर का लॉस जो है उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को 2050 तक रिस्टोर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भाई इतना सब काम कर रहे हैं तो भाई फ्री में तो होगा नहीं, फ्री में तो हमें एक चॉकलेट भी नहीं मिलती, चॉकलेट से दूर की बात हमें एक टॉफ़ी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो हमें हर चीज़ का पैसा जो है वो पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी जब हम इतना काम करेंगे ना तो इसके लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी, तो उसी फाइनेंसिंग के लिए $3 ट्रिलियन जो हैं वो अनलॉक किए जाएंगे, ये इसका एम है। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ये है कि हम क्या करेंगे, फंड करेंगे और जो आपकी एग्जिस्टिंग प्राइवेट, पब्लिक और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप्स है ना इनको और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करें तो ग्लासगो फाइनेंशियल एलियांस फॉर नेट जीरो जो है ये भी न्यूज़ में रहा। ठीक है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। किसने, यूएन स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस एंड COP26 में प्रेसिडेंसी जो थी उन्होंने UNFCCC रेस टू जीरो कैंपेन के साथ में इसको लॉन्च किया। ठीक है, अभी तक जो है 550 मेंबर इससे जुड़ चुके हैं। अब हुआ क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ये इसके मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं कि फाइनेंस कर रहे हैं कि कोल, ऑयल और फॉसिल गैस इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोलिजन है जिसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये कोलिजन है जो कि ट्रांजिशन में काम कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल है या फिर जो आपकी कोल है, ऑयल है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस नहीं करेंगे। हम नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हमें न्यूज़ ये पता चली कि वो अभी फाइनेंसिंग कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो कोल, ऑयल और अभी फॉसिल फ्यूल्स में काम करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हम इनिशिएटिव की बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिजिलियंस फंड की। तो ये जो फंड है ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो अभी जो फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो GCRF है उनके साथ में पार्टनरशिप की जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की। ठीक है, सेवा के साथ में पार्टनरशिप हो गई है GCRF की। अच्छा, ये जो है ये काम करता है कि ऐसे चैलेंजेस जो हैं जो कि हमारे टेम्परेचर के बढ़ने से, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको टैकल करने के लिए काम करता है। ठीक है, सेवा की बात करें तो सेवा कैसे सेवा है, ये सिंगल लार्जेस्ट वीमेन वर्कर्स सेंट्रल ट्रेड यूनियन है इंडिया में। तो हमारे लिए प्राउड की बात क्या है कि ये इंडिया का ही एक यूनियन है। ठीक है, 1972 में ये बना है, अहमदाबाद में ये बनाया गया था। ठीक है, ओके। ये काम करता है कि किस तरीके से जो पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करें। ठीक है, उनको इनफॉर्मल इकोनॉमी से ले जाकर फॉर्मल इकोनॉमी में हम फिट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया ने 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल को होस्ट किया है बेंगलुरु के साथ में। ठीक है, बेंगलुरु की जो IEF है इसके साथ में मिलकर ये होस्ट किया गया है। ठीक है, थीम क्या थी कि मैपिंग न्यू पाथवेज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन। अब मुद्दा ये है कि क्या हम इंटरनेशनल एनर्जी फोरम के पार्ट हैं, क्या हम इसकी पार्टी हैं? यस, वी आर द पार्टी ऑफ दिस इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। अगर हम ये इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की बात करें तो ये दुनिया भर का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एनर्जी मिनिस्टर्स जो हैं 72 कंट्रीज से, हमारी कंट्री पार्टी तो हमारी कंट्री के भी जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो रियाद, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोचेस की। तो अब इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग है वो हुई है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, तो ये भी इसका उद्घाटन भी हुआ है। ठीक है, ये एक नया फोरम है OECD के द्वारा। इसका एम क्या, भी अब कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ एम तो होता है ना। अब आप भी इतनी तैयारी कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रखे हैं अभी। ठीक है, तो क्यों, आपका कुछ एम है ना, उसको अचीव करना चाहते हो। तो ऐसे ही इस फोरम को बनाया गया। तो ऐसे ही नहीं कि भाई आज फ्री बैठे चलो एक फोरम बना देंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ एम रखी गई है। एम ये है कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो एमिशंस हो रहे हैं, एमिशन रिडक्शन एफर्ट की वजह से जो ग्लोबल इम्पैक्ट है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। बेटर डेटा को प्रोवाइड
किया जाएगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है उसको भी और बेटर किया जाएगा। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मिटिगेशन कैसे किया जाए इसको लेकर हम काम यहाँ पर करेंगे। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को और रिड्यूस करने की बात भी यहाँ होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। फर्स्ट G20 जो है आपकी ये मीटिंग है ECSWG की, वो पहली जो G20 मीटिंग है वो बेंगलुरु में हुई है और सारी G20 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये जो ग्रुप बना है ना, इसके भी कुछ कमिटमेंट है कि भैया इसको भी कुछ काम दाम करना है। ऐसे नहीं कि ग्रुप बनाकर बैठ गए, आएंगे मिलेंगे चाय नाश्ता करेंगे मैगी खाएंगे चले आएंगे, नहीं नहीं, हमें काम भी करना है। क्या काम करना है कि हमें लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोकना है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी को और इम्प्रूव करना है, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी बनानी है, रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी को भी और एनकरेज करना है। इसका एम है कि कैसे हम कलेक्टिवली नई डेवलपमेंट पैराडिग्म को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे हम बताएंगे कि आखिर डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ से वो काम करेंगे। ओके, अब बात करते हैं पोल्यूशन की। ठीक है, पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन बहुत न्यूज़ में रहा है। पोल्यूशन को ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पोल्यूशन के बारे में ना जानता हो। भाई हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, बिल्कुल रटा हुआ पोल्यूशन है, राइट। लेकिन अब ये न्यूज़ में क्यों है भाई, हमारे एग्जाम में ये तो आएगा नहीं कि व्हाट इज़ पोल्यूशन। ठीक है, तो आएगा क्या आखिर, यहाँ पर पोल्यूशन के अंडर हमारा पहला टॉपिक है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ने वाले कि पोल्यूशन क्या होता है, वो तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे पोल्यूशन के अंडर ही जैसे कि हम पहले पढ़ने वाले हैं कि जो फ्लाई ऐश होती है ना, इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी भैया अब ये एकदम से फ्लाई ऐश जो है ये न्यूज़ में क्यों आ गई, क्या ऐश कोई जो थी जो फ्लाई हो गई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उन्होंने बताया कि कैसे फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करना है। नोटिफिकेशन आया तो लोगों को याद आया, अच्छा फ्लाई ऐश भी है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूटिलाइजेशन की बात की गई है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि अमेंडमेंट्स भी करे गए हैं। ठीक है, जो आपकी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसके अंडर जो सरकार को हमारी पावर मिली है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन को लेकर। 1999 से ये फ्लाई ऐश जो है न्यूज़ में है, अभी कोई नई चीज़ नहीं है ये। ठीक है, 1999 से ये नोटिफिकेशन आते रहे हैं, बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट भी होते रहे हैं। 2021 में भी एक नई नोटिफिकेशन आई, 2020 में भी नोटिफिकेशन आई और अब भी नोटिफिकेशन आ ही चुकी है। कुछ की हाइलाइट्स की बात करते हैं कि अमेंडमेंट जो हुआ है इसमें क्या क्या भैया अमेंडमेंट हुआ है, चलो देखते हैं। अभी क्या क्या है, क्या कहा है कि जो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन टारगेट्स हैं वो नई जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स 2021 के बाद में इस्टेब्लिश हुए हैं, उन पर भी ये यूटिलाइजेशन टारगेट्स अब लगेंगे। ठीक है, उनको भी टारगेट्स अचीव करने पड़ेंगे। जो नए थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन करनी है 4 साल के अंदर अंदर। ठीक है, 4 साल के अंदर अंदर उनको जितनी भी फ्लाई ऐश वो जनरेट कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, जो टारगेट्स थर्मल पावर प्लांट्स को दिए गए हैं जो कि 60% अपनी कैपेसिटी का यूज़ कर रहे हैं, वो जो ये टारगेट्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, अब बात की जाए कि ये तो चलो समझ में आ गया कि क्या हुआ है, 100% 4 साल के अंदर नए थर्मल पावर प्लांट्स को भी जो है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन करनी है, बस बहुत अच्छी चीज़। बट आखिर ये लीगेसी ऐश क्या होती है, लीगेसी ऐश क्या होती है, इसको अगर हम समझें तो वो सारी ऐश जो कि ऐश पॉन्ड्स ऐश डाइक्स में स्टोर्ड है, ठीक है, जो कि अभी ऑपरेशन में नहीं है। ठीक है, स्टोर्ड ऐश जो होती है उसको हम लीगेसी ऐश बोलते हैं। लीगेसी ऐश जो है ये थर्मल पावर प्लांट्स के पावर प्लांट्स जो हैं उसमें ही स्टोर होती है, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है 10 साल के अंदर। ठीक है, तो नए थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको 4 साल के अंदर जो है वो क्या करना है, अपना फ्लाई ऐश जो है यूटिलाइज करना है, और जो लीगेसी ऐश है उसको 10 साल के अंदर ये यूटिलाइजेशन होगा। ये पीरियड को कब कैलकुलेट करेंगे तो 1 अप्रैल 2022 से ले जाकर 10 साल आगे के जोड़ दो। ठीक है, तो ये पीरियड रहेगा और ये यूटिलाइजेशन जो है वो टारगेट्स जो फिक्स यूटिलाइजेशन टारगेट्स होंगे हर साल के, उसमें उतना टारगेट तो अचीव करना ही पड़ेगा। रिक्लेमेशन एक्टिविटी को अलाउ किया गया है सोलर और विंड पावर प्लांट्स में। ठीक है,
जैसे कि हमारे जो CPCB ने गाइडलाइंस इशू की हैं उसके ही मुताबिक। पहले जो है ये सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स और प्लांटेशन के लिए अलाउ था, लेकिन अब ये सोलर और विंड पावर प्लांट्स में भी अलाउ किया गया है। ठीक है, टाइम पीरियड की किस तरीके से हम स्टेबलाइजेशन करेंगे, रिक्लेमेशन एक्टिविटीज़ को करेंगे, वो टाइम पीरियड पहले तो 1 साल था, अब वो टाइम पीरियड 3 साल का कर दिया गया है। और ये सब काम करने के लिए ना हमें CPCB से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और भी काम हुए हैं? हाँ जी, हुए हैं। देखो, जो हमारे अभी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो टेम्पररी ऐश पॉन्ड को भी बना सकते हैं। ठीक है, 0.1 हेक्टेयर पर मेगावाट के साइज़ का टेम्पररी ऐश पॉन्ड भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ये वाला पॉइंट जो है जिसमें बताया गया है कि टेम्पररी ऐश पॉन्ड बनाया जा सकता है, ये प्रोविज़न जो ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो कि 3 नवंबर 2009 से पहले बने ना, उनके लिए लागू नहीं होता है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अब कौन सर्टिफिकेट देगा? ठीक है, तो CPCB जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में क्या करेगी, इसको मैनेज करेगी और यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर ये सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है। 2021 के जो रूल्स है उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन से एस्पॉन्स जो हैं उनको सर्टिफाइड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जो है ये भी क्लियर हो गया कि कौन से एस्पॉन्स हैं उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी बैन लगाया गया है कि नए ऑपरेशनल एस्पॉन्स जो हैं कोई भी कोल और लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ में मैंडेटरी जो यूजेस है फ्लाई ऐश का, जो ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में, जो कि 300 किलोमीटर की रेडियस में पड़ते हो किसी कोल लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के। ये भी बताया गया है कि अब हमें कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किस रेट में ये मिलेगी फ्लाई ऐश? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, कंसर्न पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट के जो प्राइस है उससे ज़्यादा की प्राइस में फ्लाई ऐश नहीं मिलेगी, उससे रिलेटेड ही प्राइस रखा जाएगा। अब बात करें कि मैम आप बहुत देर से बोल रहे हो कि फ्लाई ऐश के साथ ऐसा करना है, फ्लाई ऐश को यहाँ स्टोर करना है, इतने टाइम में यूटिलाइज करना है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है, उसका प्राइस ये रहेगा। बट आखिर ये फ्लाई ऐश है क्या? ये तो समझाओ, ये है क्या? तो फ्लाई ऐश क्या होती है? नहीं, ऐश अगर हवा में उड़ जाए वो फ्लाई ऐश नहीं है। समझो क्या होता है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है भाई? वहाँ पर होता है कोल का यूज़, राइट? कोल का यूज़ किया जाता है, कोल जो है उसको जलाया जाता है और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये सब काम हो रहे हैं, अच्छी बात है। बट जब कोल जलाते हैं हम अपने घर में भी, अगर कोयला जलाए तो क्या होता है? बाद में क्या बचती है? कुछ ऐश बचती है, कुछ राख बचती है उसकी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है पर्टिकुलेट मैटर जो बचता है उसी को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। और अगर आपको पता हो तो इंडिया का जो कोल है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐश कंटेंट है। किसी भी कंट्री में इतना ऐश कंटेंट नहीं मिलता जितना कि हमारे कोल में मिलता है। हमारे कोल जो है इतना अच्छा नहीं है। अब ये फ्लाई ऐश है, इसका यूटिलाइजेशन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। पर्टिकुलेट मैटर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन है प्लांट में वो रुक जाता है। बिल्डिंग्स हैं उन पर उनका कलर फेड हो जाता है। क्रॉप्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ये सारा काम हो रहा है। जो ह्यूमन बीइंग है उनकी भी हेल्थ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसी वजह से इसके कई सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1996 की बात करें ना तो सिर्फ 10% ही फ्लाई ऐश को यूटिलाइज कर पाते थे, लेकिन हमने बहुत तरक्की की। 2020-21 की बात करें तो हम 92% फ्लाई ऐश को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अब अगर बात करें कि फ्लाई ऐश में क्या क्या होता है तो इसमें सिलिका होती है, एल्यूमिनियम होती है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन भी होता है, आर्सेनिक भी हमको इसमें देखने को मिल जाता है। अब ये फ्लाई ऐश जो है इसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो इसके कुछ फ़ायदा भी तो होगा ना, क्योंकि भाई हम तो ह्यूमन है और ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि भाई फ़ायदे की बात करो भाई, राइट? हम हर जगह देखते हैं कि भाई हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, हम अपने फ़ायदे को तो हर जगह देखते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन तो हम कर लेंगे, बट इसका कुछ फ़ायदा भी तो हो तभी तो हम करेंगे। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? कि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ठीक है, सीमेंट से भी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। साथ ही साथ वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इसके साथ में।
बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत होता है। तो अगर हम इसके रोड बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो बनती हैं। ठीक है, हम जो मरकरी है इसको रिमूव करने में भी फ्लाई ऐश का यूज़ कर पाते हैं। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी काम करता है। अब इतना सब हो रहा है तो क्या हमारी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए इसके यूटिलाइजेशन के लिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं। 2009 में हमने इसको ऐसी कम्युनिटी बना दी जो कोई ऐसी कमोडिटी है जो कि इसको बेचा जा सकता है, तो ये से लेवल कमोडिटी बना दी गई। एश ट्रैक एक ऐप भी लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारी एनजीटी है, उसने कहा कि फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, जो जीएसटी है फ्लाई ऐश की ब्रिक्स और ब्लॉक्स पे, वो भी सिर्फ 5% ही लगाई गई है, जिससे कि ज़्यादा महंगी ना हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस अभी हुई है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसका विजन क्या है? वाटर विजन एट 2047, और ये कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भोपाल में रहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, मोर अबाउट न्यूज़ की अगर हम बात करें भैया और क्या क्या हुआ है, तो अब ये मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। सिर्फ चाय नाश्ता करके तो उठे चले नहीं आए होंगे सारे लोग। तो यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। ठीक है, नेशनल फ्रेमवर्क ऑन रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर ये लेकर आए हैं। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट भी हम लेकर आए हैं। सेडिमेंटेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये इनेबल करता है कि हम किस तरीके से रिजर्वायर की कैपेसिटी को ऑप्टिमली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये अडाप्टिव स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मेजर्स पर फोकस करता है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेज एट जल शक्ति अभियान की बात करें तो रेन को कैच करने की बात की गई है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है खड़े होकर हाथ फैलाकर रेन आ रही है तो उसको कैच कर रहे हैं कूद कूद कर, नहीं, वो वाली कैच की बात नहीं हो रही। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है कि ऐसा नहीं कि आप बस रेन हो रही है तो आप वहाँ पर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और पानी को बस बूंदों को पकड़ रहे हैं, अरे मैंने रेन को कैच कर लिया, वो नहीं है। रेन वाटर को हार्वेस्ट कीजिए। रेन जो वाटर है वो ड्रेन में ना चला जाए, रेन को ड्रेन मत कीजिए। ठीक है, डोंट ड्रेन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं। ठीक है, लोग जो है वो जागरूक हों कि हमें जो रेन वाटर है उसका यूज़ हम करें, कैसे करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, एक सब पोर्टल भी बनाया गया जल इतिहास। ठीक है, जल इतिहास भी बनाया गया, एक सब पोर्टल है ये। जल इतिहास जो ये शोकेस करेगा कि जो आपके कुछ वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनको शोकेस करेगा जो ये 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, मतलब पुराने हैं। ठीक है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने कुछ वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, तो जल इतिहास उसको शोकेस करेगा। इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। ठीक है, जो कि सिंगल विंडो सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, जितना भी वाटर रिसोर्सेज डेटा है वो सब प्रोवाइड करेगा एक ही जगह पर। वाटर विजन पार्क भी प्रपोज किया गया है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि अफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ाया जा सके, वाटर कंजर्वेशन के गोल को भी हम अचीव कर पाएँ। कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करें वाटर एंड अलाइड रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट की, तो ये हाईलाइट करता है। ठीक है, उसकी की फीचर्स को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, जैसे कि हमारी इनफाइड डेटा डिपॉजिटरी है, इंटेलिजेंट इंसाइट इनटू डेटा है, ये सब हाईलाइट किए गए हैं। ये जो इनिशिएटिव्स लाए गए ना, ये सिनर्जी को लेकर आएंगे अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, और जब एक साथ सारे प्रोग्राम जो है उनके बीच में तालमेल बिठाया होगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें कि पानी को कैसे गवर्न किया जाएगा। भाई पानी, आप कहेंगे अरे मैम पानी के लिए क्या लड़ाई है? अरे भाई सबसे बड़ी लड़ाई तो पानी ही है। कितनी सारी कंट्रीज सिर्फ पानी की वजह से लड़ रही हैं, कई सारी स्टेट्स पानी की वजह से लड़ रही हैं। तो मेरे बच्चे आँखों को खोलें, ठीक है, ज्ञान की गंगा को बहने दें और देखें कि आखिर हो क्या रहा है दुनियादारी में। ठीक है, वाटर जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बहुत सारी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, रिवर्स वाटर देखो, रिवर का जो है पानी वो, अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया पर कई सारी कंट्रीज जो है वो करती हैं कि हमारी जो, अब जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमने ट्रीटी कर रखी हैं, बट फिर भी वो कह रही हैं कि नहीं ये ट्रीटी का इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है, पानी का मिसयूज़ कर रहा है, हमारी तरफ पानी नहीं आने दे रहा है। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कावेरी, ठीक है, इस पर बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है, कृष्णा पर भी डिस्प्यूट चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारी जो रिवर्स हैं उस पर क्या है कि डिस्प्यूट चलता रहता है, इसकी वजह से स्टेट्स में लड़ाई हो जाती है, ऐसे कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो जाती है पानी को लेकर, उस रिवर को लेकर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई की जड़ है, तो समझना चाहिए पानी को। तो इसकी गवर्नेंस की अगर बात करें तो स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 है, जो कि
बात करता है कि पानी की सप्लाई की, इरिगेशन कैनाल की और ड्रेनेज की। यूनियन लिस्ट में भी पानी आता है कि जो इंटर स्टेट रिवर है, रिवर वैली है, इसको डेवलप कैसे करना है, इसको रेगुलेट करना है, तो इसके लिए यूनियन लिस्ट में बातचीत होती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको अभी अगर आप इसको स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मेंस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके कुछ इंप्रेशन को और अच्छा बनाएगा। ये क्या है कि वाटर गवर्नेंस में 4 ई, ठीक है, जब भी पानी की गवर्नेंस, पानी से रिलेटेड डिस्प्यूट ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाकर चले आना है बस, ठीक है। क्या है कि इकोलॉजी, ठीक है, आपको इकोलॉजी बैठाकर रखनी है, एफिशिएंसी से काम करना, पानी का गवर्नेंस करनी है, इकोनॉमिक्स को भी देखना है कि ऐसा ना कि पानी को गवर्न करने के लिए हम पैसे बहाए जा रहे हैं, ठीक है। इक्विटी को भी देखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अच्छा जी, पानी पानी बहुत हो रहा है, अभी हमने पानी की बात की थी और फिर से पानी आ गया है न्यूज़ में, क्यों कि वाटर को कंजर्व करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं, इसको देखते हैं। तो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन पेपर जो है इसको रिलीज़ किसने किया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये पेपर रिलीज़ किया है। पेपर ने अब रिलीज़ किया है तो पेपर ने कुछ हाईलाइट्स भी किए हैं। इन्होंने बताया है कि जो वाटर कंजर्वेशन है इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी हर पर्सन के पास में जो पूरी साल भर में पानी जितना अवेलेबल रहता है वो पहले रहता था 5200 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है, 1951 में, लेकिन अब ये रह गया है सिर्फ 1486, ठीक है, 1486 क्यूबिक मीटर्स 2021 में। तो ये बहुत कम हो गया है, राइट, देख रहे हो, ये 5000 से सीधे 1000 पे आ चुका है, कितना कम हो गया पानी अवेलेबल। तो इसीलिए अब हमें पानी की जो अवेलेबिलिटी है इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। इंडिया जो है ना दुनिया भर में टॉप टॉप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने वाली कंट्री का नाम बताओ, इंडिया, ठीक है। 25% जो दुनिया भर का पानी ग्राउंड वाटर ना उसको इंडिया ही एक्सट्रैक्ट करता है। और जितने भी हमारे पानी के जो सोर्सेस हैं उनमें से 70% ऐसे हैं जो कि कंटामिनेटेड हो गए हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बैठकर रटनी पड़ेगी क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या है कि इंडिया में ना अलग अलग जो जगह हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाता है और उनके अलग अलग नाम भी हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना जैसे कुछ यहाँ के नाम उठाकर दे दें, बोले कि ये क्या है, तो आपको पता ही नहीं होगी क्या चीज़ है भाई, इसलिए पता होना चाहिए। जैसे लद्दाख में बात करें तो पानी को कंजर्व करने का जो मेथड है उसको जिंक्स बोलते हैं, जम्मू में कुल बोलते हैं, राजस्थान में कुंस, बावड़ीज, नदी, झलोराज, खादिन, धोरा, पार सिस्टम बोलते हैं, दिल्ली में बावली बोलते हैं, मध्य प्रदेश में तालाब, बंदीज, चंदेला टैंक बोलते हैं, गुजरात में बिरदास बोलते हैं, ओके। महाराष्ट्र की बात करें तो भानादरस एंड रामटेक मॉडल बोलते हैं, केरल में सुरंगम, ठीक है, कोरम्बस, तमिलनाडु में इरी ओरानिस बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में चेरुवू बोलते हैं, उड़ीसा में कटस, मुंडास, बंडास बोलते हैं, बांस बोलते हैं, बंगाल में इनंडेशन चैनल, वाओ, ठीक है, बंगाल में देखो क्या बोलते हैं, इनंडेशन चैनल इंग्लिश, ठीक है। मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, असम में डोंग्स बोलते हैं, नागालैंड में जैबो चियो ओजी ही बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पटानी बोलते हैं, उत्तराखंड में नवला, बिहार में आहाना पाइनेस और हिमाचल प्रदेश में खत्री एंड कोहल बोलते हैं। और सबसे अच्छी यहाँ पर देखिए अंडमान एंड निकोबार में जो बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा नाम, जैकवेल्स बोलते हैं। तो ये सब आपको एक बार अगर रटना ना हो ना, नहीं रटे जा रहे हैं भाई हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा आपको लगे तो 2-3 बार इसको पढ़ लेना, जिससे कि अगर आएगा ना तो ऐसा नहीं आएगा कि ये अपटानी क्या है, तो ऐसे तो अपटानी ट्राइब भी है, तो ऐसा नहीं आएगा, ये 2-3 नाम आएंगे और पूछेगा ये सब क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, आपने पढ़ा होगा 2-4 बार कि हाँ ये तो वाटर कंजर्वेशन मेथड है। अच्छा, अब क्या बात करेंगे भाई, अब पानी पानी बहुत हो गया है, कुछ और करते हैं, क्या करेंगे, अब हम देखेंगे जो ई वेस्ट है ना, ठीक है, हमारा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया, टीवी ख़राब हो गई, आयरन ख़राब हो गई, ठीक है, चिप ख़राब हो गई है, हमारी पेन ड्राइव ख़राब हो गई, तो ये जो ई वेस्ट है इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स थे जिसको अभी अमेंडमेंट किया गया है 2023 में, और नाम हो गया अब इन रूल्स का ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023। अब बात यह है कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने नोटिफाई किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2023 को, ठीक है। अब इनको ये पावर कहाँ से मिली, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इनको ये पावर मिली थी, उस पावर का यूज़ करते हुए इन्होंने इन रूल्स को अभी अमेंड किया है।
अब क्या हुआ है, क्या प्रोविजंस आए हैं नए, तो ये अमेंड कर रहा है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 को, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से अब फोर्स में आएंगे। 2 और सब्सटेंस जो है उनको ऐड किया है एग्जेम्पशंस लिस्ट में, जो शेड्यूल सेकंड में आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के थे। क्या क्या एग्जेम्पशंस हैं, कैडमियम और जो लेड है सोलर पैनल्स में, ठीक है, कैडमियम और लेड जो यूज़ हो रहे हैं सोलर पैनल सेल में, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स में, सेल्स से मॉड्यूल्स में, इनको अब एग्जेम्पशन मिल गई है, ठीक है। साथ ही साथ में जो मेडिकल डिवाइसेस में लेड है उसको भी एग्जेम्पशन मिली है कि वो जो है ई वेस्ट के अंडर नहीं काउंट होगा, ठीक है। जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि जो भी इक्विपमेंट वो बना रहे हैं, ठीक है, जो भी कंज्यूमर बना रहे हैं, जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड की जाएगी एक डिक्लेरेशन के साथ में कि किस तरीके से हजार्डस सब्सटेंस प्रोविजन जो है इसको रिड्यूस करना है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके साथ में उनको जो है ये डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब बात करें कि ई वेस्ट है, अब आप बोलेंगे मैम मेरा फ़ोन तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें कहाँ से कुछ टॉक्सिसिटी आ गई, उसमें कोई हजार्डस सब्सटेंस नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ में बहुत सारी अलग अलग तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम लेड की बात करें, ठीक है, तो लेड जो है ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है और ये कैथोड रे ट्यूब में मिल जाता है। कैडमियम की बात करें तो जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप रजिस्टर्स हैं, इनमें कैडमियम का यूज़ होता है। मरकरी की बात करें, रिले हैं, स्विचेस हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, CFL है, इसमें भी मरकरी मिलता है। बेरिलियम की बात करें तो जो मदरबोर्ड होता है हमारा, जैसे लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, इन सब में जो मदरबोर्ड लगा होता है उसमें बेरिलियम प्रेजेंट होता है। हेक्सावेलेंट क्रोमियम की अगर हम बात करें तो जो हम अनट्रीटेड और गैल्वेनाइज स्टील प्लेट्स होती है ना, उसमें कोरोजन से बचाने के लिए जो हम कोटिंग करते हैं वो इसी से करते हैं, ठीक है। जो हम स्टील हाउसिंग जो है उसमें जो हम हार्डनर का यूज़ करते हैं वो इसी का करते हैं, डेकोरेटर की तरह यूज़ करते हैं वो इसी का करते हैं, तो ये भी वहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि अभी न्यूज़ में रहे। अब आप कहेंगे मैम ये बहुत बोरिंग लग रहा है, ये नहीं पढ़ रहे, ये तो बहुत बोरिंग है, ये समझ नहीं आ रहा। तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप फिर से PYQs को देखें तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूटेंट्स है ना, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अब क्या फ़ायदा निकलेगा कि अब क्वेश्चन आ जाए पॉल्यूटेंट से, आप पूरी PT 365 पढ़ के चले जाएँ, स्टैटिक पढ़ के चले जाएँ, ये भी पढ़ के चले जाएँ, पॉल्यूटेंट ना पढ़ के जाए और क्वेश्चन पॉल्यूटेंट से आ जाए, तो आपकी सारी मेहनत खराब जाएगी ना। इसीलिए कुछ भी स्किप मत करो, पढ़ते हुए चलो। बोरिंग है तो क्या हम इंटरेस्टिंग बना लेंगे उसको, राइट? ओके। सबसे पहले पॉल्यूटेंट की बात करें तो यह है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। क्या हुआ है कि कैश ऑफ अ ट्रेन, जो एक ट्रेन है जो कि टॉक्सिक केमिकल्स विनाइल क्लोराइड के साथ में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स थे, उसको ओहियो में क्या कर रही थी? कैरी कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि यूएस में क्या हुआ है कि इसमें हेल्थ और इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वो बहुत ज़्यादा अभी हाई पर चले गए हैं। लोग बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स को कैसे कैरी कर सकती कोई ट्रेन, ये टॉक्सिक केमिकल्स है, फिर ये क्यों ऐसे कैरी कर रही, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पर फिर होने लगी, चर्चे होने लगे। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई ये नहीं पूछेगा कि यूएस में क्या इस पर चर्चा क्यों हुए, नहीं नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। तो फिर मैम पूछा क्या जाएगा, ये बता दो। पूछा जाएगा बेटा ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़नी है, ठीक है, कि भाई ये विनाइल क्लोराइड आखिर होता क्या है। तो ये कार्सिनोजेनिक गैस है, मतलब क्या कि ये ऐसी गैस है जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है। कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, जो कि PVC बनाने में यूज होती है, ठीक है। PVC पाइप सबने देखी है ना, तो PVC बनाने में क्या होता है? ये विनाइल क्लोराइड का यूज़ होता है। ये कार्सिनोजेनिक गैस है, ठीक है। अगर इससे हम एसोसिएशन हमारा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि लिवर कैंसर हो जाए, ओरल कैंसर्स भी हो सकते हैं। अगर विनाइल क्लोराइड को अगर हम जलाते हैं कि भाई ये तो कैंसर कर रही है, इसको जला दो, मार देंगे हम इस गैस को, ऐसा अगर हम करेंगे ना तो क्या होगा कि जब इसको जलाया जाता है तो फॉस्जीन निकलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हवा में रिलीज हो जाता है। फॉस्जीन क्या मैम? हाइड्रोजन क्लोराइड तो समझा है, हमने पढ़ा भी है, 10th क्लास में भी पढ़ा था। बट ये फॉस्जीन ये क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक कलरलेस गैस है, ठीक है, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओडोर होती है, जिसकी वजह से वॉमिट भी हो सकती है, हमें सांस लेने में भी ट्रबल हो सकती है, ठीक है। और केमिकल वेपन को जब हमने बनाया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तब इसको यूज़ किया गया था फॉस्जीन को, ठीक है।
HCl एक ऐसी गैस है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अडोर होती है और इसकी वजह से स्किन, आई, नोज, थ्रोट इरिटेशन हो सकते हैं। तो विनाइल क्लोराइड जो है ये तो हमें समझ में आ ही चुका। अब क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पोल्यूटेंट है वो है यूरेनियम। यूरेनियम की बात अब हम करेंगे। तो अभी क्या हुआ, एक रिसेंट रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिलीज़ की। अब रिपोर्ट रिलीज़ की तो क्या हुआ, इन्होंने कुछ हाईलाइट दिए। इन्होंने क्या कहा कि 12 स्टेट ऐसी हैं जिनके पास में यूरेनियम लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ग्राउंड वाटर में जितना यूरेनियम मिल सकता है भाई कुछ लिमिट है कि भाई इतना, चलो यूरेनियम मिल भी रहा है ग्राउंड वाटर में तो कोई बात नहीं। बट अभी क्या हो रहा है कि 12 ऐसी स्टेट हो गई हैं जिसमें यूरेनियम इतना ज़्यादा मिल रहा है कि वो लिमिट क्रॉस कर दी है उसने। जितना लिमिटेड था, जितना परमिशेबल था, उससे ज़्यादा यूरेनियम ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। ठीक है, कुछ सेफ लेवल जो है कि कितना, चलो यूरेनियम अगर पानी में हो तो कोई बात नहीं है, वो WHO ने बताई है 30 पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन ये 30 पार्ट से भी ज़्यादा हो चुका है। अब आप बोलेंगे मैम ये 12 स्टेट तो हैं जिनके पास में ऐसा हुआ है कि जिनके ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा यूरेनियम मिल रहा है, बट कौन सी ऐसी स्टेट है भाई जो बहुत ही दुखी है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर ऐसा हो रहा है? तो हमारी जो पंजाब है ना, ये पंजाब में बहुत ही ज़्यादा हमें यूरेनियम देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट क्या है, पंजाब, और उसके पड़ोस में हरियाणा है। तो हरियाणा भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें भी क्या हो रहा है, वो भी बचा हुआ नहीं है, उसमें भी ग्राउंड वाटर में यूरेनियम बहुत मिल रहा है। ठीक है, जो यूरेनियम कंटेमिनेशन आखिर होता कैसे है, कैसे यूरेनियम मिल जाता है? तो पता है क्या होता है कि जो हमारी नीचे ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के बीच में आपने देखा होगा कि नीचे क्या है कि ऐसे मिट्टी है, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ रॉक्स मिलते हैं, यहाँ पर बीच में जगह होती है, यहाँ पर पानी स्टोर होता है, इस तरीके से होता है ना। तो जो बीच में क्या है कि जो रॉक्स है ना, तो उन रॉक्स में नेचुरली यूरेनियम मिलता है। ठीक है, अब रॉक्स में यूरेनियम है, उसके रॉक्स के बीच में पानी है, तो यूरेनियम आ जाएगा ना, रिश्ता हुआ आ जाएगा पानी में, इसलिए यूरेनियम मिल जाता है। ग्राउंड वाटर का अगर हम और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तब भी यूरेनियम जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जो बायोकार्बोनेट्स का हम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम रॉक्स जो है उसमें हम क्या करें, रॉक्स से हम यूरेनियम को निकाल दें, इसके लिए जो बायोकार्बोनेट्स का हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी यूरेनियम जो है वो पानी में मिल जाता है। अब ठीक है ना, यूरेनियम मिल रहा है तो मिल जाए, इतनी चिंता क्यों कि हम रिपोर्ट लेकर आ गए। अब हम जो है हमारे प्रीलिम्स आ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ रहे हैं कि यूरेनियम जो है वो पानी में मिल रहा है, तो हमें क्या टेंशन है? टेंशन भी बहुत है क्योंकि इसके हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ही वर्स्ट हैं। क्या कि जो रीनल फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, किडनी डिजीजेस हो सकती हैं, बोन में टॉक्सिसिटी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां और भी हो सकती हैं। तो इतनी सारी बीमारियां हमें ये यूरेनियम से हो सकती हैं, इसीलिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है और इसीलिए हम टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बिस्फेनॉल ए केमिकल की। ठीक है, बिस्फेनॉल ए केमिकल ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, जानते हैं। तो पहले तो यही जानते हैं कि ये है क्या। बिस्फेनॉल ए जो है ये केमिकल है जो कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? जिससे कि हम पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बना सकें। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को बनाने के लिए क्या होता है, बिस्फेनॉल ए जो है ये केमिकल को प्रोड्यूस किया जाता है बहुत ही बड़े अमाउंट में। तो अभी ये हुआ है कि एक स्टडी हुई, उसने हाईलाइट किया है कि जो ब्रीडिंग है मॉस्किटोज़ की, जो मच्छर है उनकी ब्रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बिस्फेनॉल ए जो है ये अर्बन ड्रेन्स में मिल रहा है। जो हमारे घर के बाहर जो नालियाँ बनी होती हैं, ठीक है, उनके बाहर क्या है, उन नालियों में बिस्फेनॉल ए मिल रहा है और उस बिस्फेनॉल ए की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे मच्छर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो बिस्फेनॉल ए है इसका यूज़ होता है शटर प्रूफ विंडोज़ बनाने में, आईवीआर बनाने में, वाटर बॉटल्स बनाने में, इपॉक्सी रेजेंस में को बनाने में। इसकी वजह से अब ये क्या है, ये फूड बेवरेजेस में भी लीच कर सकता है। ठीक है, इसके इल इफेक्ट्स जो है एडल्ट्स को भी मिल सकते हैं। ठीक है, एक्सपोज कर सकता है उनको, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है एडल्ट्स में, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है हो सकते हैं। जैसे हम देखें ना, अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे खड़े हो जाए और आप उनसे पूछें कि कितने लोग ऐसे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो लगभग 70% लोग जो हैं वो हाथ खड़ा कर देंगे, भैया हमारे बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम निकलेगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट की प्रॉब्लम निकलेगी। तो ये प्रॉब्लम जो है ऐसी इन्हीं कुछ केमिकल्स की वजह से हो रही है, बहुत सारी यही जो रीज़न है। ठीक है, तो ये कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, किसी से मिलो तो वो बताने लगे कि हमें तो ये परेशानी है, हमें ये परेशानी है, राइट। तो क्या है, ये इन्हीं वजह से हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्मोन जो हैं उनका इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर तो सब गड़बड़ हो ही जाएगी, राइट।
अब बात करते हैं कि जो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं ये लगाओ और गोरे हो जाओगे, ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मरकरी का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। देखो क्या है, G1 जमाइका और श्रीलंका है वो एक साथ जो है मिले हैं, जिससे कि जो मरकरी है ना वो हजार्डस स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में से निकाला जाए, मरकरी का यूज़ ना हो। मिनामाटा कन्वेंशन जो है मरकरी पर हुई थी, ठीक है, उसने बताया था कि 1 ppm मरकरी जो है वो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में यूज़ होगी, लेकिन अभी तो मरकरी भर भर के यूज़ हो रही है। मरकरी क्या है, एक शाइनी सिल्वर वाइट मेटल है, ठीक है, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, राइट, ये है मेटल बट ये रूम टेम्परेचर पर कैसा रह रहा है, लिक्विड रह रहा है, ठीक है। ये एक हिडन और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन लाइटनिंग क्रीम्स में होता है। जैसे वो आप देखें तो कई सारे ऐड आते नहीं है कि ये क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ, 4 दिनों में गोरे हो जाओ, 7 दिनों में गोरे हो जाओ, लगाओ और तुरंत इंस्टेंट ग्लो पाओ, राइट। तो ये ऐसी जो क्रीम होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा मरकरी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर मरकरी से एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो आईज में इरिटेशन होती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, पेट में भी इरिटेशन, कफ, चेस्ट पेन, ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, इंसोम्निया, रात में नींद ही नहीं आ रही, नींद चैन से उड़ गया, ठीक है, इरिटेबिलिटी, इनडिसीजन, समझ ही नहीं आ रहा डिसीजन क्या ले, ये खाएं कि वो खाएं यही नहीं पता चल रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, वीकनेस हो रही है, वेट लॉस हो जा रहा है, तो ये सब इसकी वजह से हो जाता है। हैवी मेटल्स जो कि कॉस्मेटिक्स में और कौन कौन से मिलते हैं, एल्यूमिनियम कंपाउंड्स मिलते हैं, लिप ग्लॉसेस में मिलते हैं, ठीक है, जो कलरफुल लिप ग्लॉस लगाकर घूमते हैं ना उसमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। नेल पॉलिशेज जो लगा कर लंबे लंबे नेल्स जो है लहराती हैं लड़कियां, उसमें भी क्या होता है, एल्यूमिनियम मिलता है। लिपस्टिक लगाकर घूमते हैं उसमें क्या होता है, लेड होता है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। भाई बहुत पॉल्यूशन पढ़ लिया, बहुत वाटर, पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया, वाटर पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, अब थोड़े हरियाली की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे कुछ हरियाली, ठीक है, अब देखेंगे कुछ जानवरों को, देखेंगे कुछ पशु पक्षी, ये इन सबको देखेंगे और मन में बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो हम चलते हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस को। क्यों है वही न्यूज़ में, क्योंकि क्या हुआ है कि 2023 में जो एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस था वो इंडिया में हुआ है। अब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारी प्यारी कंट्री है, तो हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भैया हमारा जो एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस है वो कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। तो ये जो एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस है आखिर ये है क्या, ये समझना ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक एनुअल इवेंट है, ठीक है, ये एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम है जो कि कंजर्वेशन को, मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। अब किसकी कंजर्वेशन करेंगे, वेटलैंड्स की, वाटर बर्ड्स की, ठीक है, तो वाटर बर्ड्स, वेटलैंड्स, इनकी कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ये जो ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस है उसी का एक पार्ट है और इसको कोऑर्डिनेट करता है वेटलैंड इंटरनेशनल। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 1987 में ही इनिशिएट हो चुका था। इंडिया में बात करें तो जो आपका वाटर सेंसस है, ये एशियन वाटर सेंसस, इसको जॉइंटली बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये कोऑर्डिनेट करती है। वेटलैंड इंटरनेशनल भी इसको कोऑर्डिनेट करती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये 1883 में, बहुत ही पहले ये बना था, ठीक है, ये एक एनजीओ है जो कि बायोडाइवर्सिटी रिसर्च को कंजर्व करने की बात करता है। जो BNHS है इसको डेजिग्नेट किया गया है कि एक साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये डेजिग्नेशन दिया किसने है, तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने ये डेजिग्नेशन BNHS को दिया है। अब कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई हैं, ऐसी कौन कौन सी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें AWC जो है हमारा एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका जो बॉन कन्वेंशन है जिसको हम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे पार्टनरशिप इनिशिएटिव, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने में बात की गई। ये एक इनफॉर्मल और वॉलंटरी इनिशिएटिव है। फिर जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्शन प्लान है इसके इम्प्लीमेंटेशन में काम करता है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया प्रोग्राम है, ठीक है, IUCN का जो ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल्स का वाटर वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट प्रोग्राम है, इन सब में ये कंट्रीब्यूट करता है। अब आपने सुना होगा वल्चर, ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा वल्चर को, अब तो वल्चर दिखते भी नहीं, राइट। तो ये वल्चर जो है ये न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि पहला सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे हुआ है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका ने
पहला सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे को कुछ रीजन्स में वेस्टर्न घाट्स के शुरू कर दिया है। ये ट्रीपार्टाइट, भाई 3 पार्टी है ना, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो 3 पार्टी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो है वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है वहाँ पर ये मीटिंग हुई। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम पहला सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे जो है वेस्टर्न घाट्स में करेंगे, जिससे कि डुप्लीकेशन ना हो। पता चले कि एक वल्चर जो तमिलनाडु में देखा, अब थोड़ी देर में हम देख रहे हैं वो कुछ दिन बाद जो है वो उड़कर पहुंच गया है कहाँ, केरला में। तो केरला वाले कहेंगे हमारे यहाँ पर एक वल्चर है, ठीक है, और तमिलनाडु वाले कहेंगे हमारे यहाँ एक वल्चर है। बट वो वल्चर कितने थे, एक ही वल्चर था, बट वो 2 जगह पहुंच गया, राइट। वो तो भैया चलने वाला है, उड़ने वाला है, तो पहुंच जाएगा। अभी डुप्लीकेशन हो जाएगा, इसीलिए अवॉइड करने के लिए तीनों पार्टी ने मिलकर कहा है कि हम कोऑर्डिनेटेड क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। ठीक है, कैसे होगा कि जो बायनेट लैंडस्केप है इसको 10 लोकेशन में पहले हम डिवाइड कर देंगे, फिर 10 लोकेशन में सर्वे हो जाएगा। बायनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं नागरहोल के, बांदीपुर ऑफ कर्नाटका, मुदुमलाई तमिलनाडु। ठीक है, ये अकेला ऐसा रीजन है जहाँ पर अभी भी वल्चर जो है मिल रहे हैं। इंडिया में कितनी वैरायटी है वल्चर की, तो 9 स्पीसीज जो है वो इंडिया में वल्चर्स की मिलती हैं। 4 स्पीसीज जो है वो सदर्न इंडिया में मिलती हैं। ठीक है, नीलगिरीज बायोस्फीयर रीजन के आसपास मिलती हैं। कौन कौन सी, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर एंड वाइट रम्ड वल्चर। अब वल्चर मैम इतना वल्चर आप बोले जा रहे हो, बट ये वल्चर इतने इंपॉर्टेंट थोड़े है कि आप इतना बोले जा रहे हो हमें रटना पड़ रहा है, नहीं। ये वल्चर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम और फूड वेब्स में एक जो है स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। आपको पता है ना, वल्चर जो है डेड डिकेइंग जो मैटर होता है उसको उस पर खाते हैं, हमारे वो जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं, तो सफाई हो जाती है ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, इन्वायरमेंटल टली बेनिफिशियल जो कारकास डिस्पोजल है वो भी कर देते हैं भैया, जो मर जाते हैं जानवर उनको ख़त्म करते हैं ना खा पी कर। फिर है लाइफ स्टॉक जो से होने वाली जो डिजीज़ है उनको भी ख़त्म करते हैं, जैसे कि टीबी है, एंथ्रैक्स है, जो कि इन्फेक्टेड कारकैसेस की वजह से होती है, उसको भी ख़त्म कर देते हैं भाई, खा लेंगे उसको ख़त्म हो जाएगी। फिर है फैटल 4 वल्चर्स कौन सी हैं, तो एक है डेक्लोफिनेक। देखो कुछ 4 ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे वल्चर्स को ख़त्म कर दे रही हैं। एक डेक्लोफिनेक, ठीक है, ये एक कैटल के लिए ड्रग दी जाती थी, बट ये जो कैटल फिर वो मर जाता था, ये कैटल के अंदर ही रह जाती थी ये ड्रग, और इसकी वजह से होता ये था कि क्या होता है कि ये जो ड्रग है ये वल्चर के पेट में चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये ड्रग वाले कैटल को खाया है, और फिर वल्चर की डेथ हो जाती थी। फिर डेक्लोफिनेक जैसा ही एक्लोफिनेक भी है। फिर है निमेसुलाइट और कीटोप्रोफेन, ये 4 जो हैं इसमें डेक्लोफिनेक तो बहुत ही फेमस है। तो ये 4 बहुत ही ज़्यादा क्या है, ड्रग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा फैटल हैं वल्चर्स के लिए। अभी हमने बात की कि 9 स्पीसीज जो हैं वल्चर की वो इंडिया में मिलती हैं, तो एक बार नाम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं। तो क्रिटिकली अगर हम देखें, क्रिटिकली जो आपके इंडेंजर्ड हैं वो हैं ओरिएंटल वाइट वैक्ड वल्चर, ठीक है, फिर लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंटर बिल्ड वल्चर और रेड, बस ये 3, ठीक है, 3 जो हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सिर्फ इंडेंजर्ड कौन से हैं, तो रेड हेडेड वल्चर इंडेंजर्ड है, ठीक है। नियर थ्रेटेंड में बियर्डेड वल्चर आ जाएगा, ठीक है, फिर सिनेरियस वल्चर आ जाएगा, हिमालयन वल्चर भी आ जाएगा। लीस्ट कंसर्न में कोई फिक्र अभी नहीं है, वो है यूरेशियन ग्रिफॉन, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक वल्चर की। अब वल्चर को बचाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान लेकर आए हैं 2020 से 25 तक का, जिसमें हम जो कैटल कारकासेस है इनकी पॉइजनिंग जो है उसको रोक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कारकासेस जो हैं ये वल्चर का फूड होती हैं। कंजर्वेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, इन वल्चर्स का रेगुलरली हम इनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। कंट्री भर में वल्चर सेफ जोन जो है उसको बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में जो दूसरे कॉजेज जिसकी वजह से वल्चर मर रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं, उनको फिर रोक रहे हैं, उन कॉजेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आहा, अब चलते हैं कुछ हरी भरी जगह पर, साथ में पानी भी होगा, हरियाली भी होगी, ऐसी कुछ जगह है, नाम है मैनग्रोव। ओके, मैनग्रोव इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं मैनग्रोव इकोसिस्टम में, तो यूनियन बजट जो आया हमारा 23-24 का, उसमें मिस्टी जो है मिस्टी स्कीम लेकर आए हैं। मिस्टी दोई नहीं है ये, मिस्टी दोई वो डिश नहीं है। क्या है ये मिस्टी, नहीं मिस्टी अगर आपका नाम है तो आप इतने खुश मत हो, ये आपके नाम की स्कीम भी नहीं है। ये क्या है, ये मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम है, ठीक है। ये स्कीम जो है इसका एम है कि हम मैनग्रोव प्लांटेशन जो है
वो बढ़ाएंगे। ठीक है, कोस्ट लाइन के अलॉन्ग अलॉन्ग हम क्या करेंगे, मैंग्रोव प्लांटेशन भी करेंगे। सॉल्ट पैन लैंड्स हैं उस पर भी हम मैंग्रोव प्लांटेशन करेंगे। मैंग्रोव प्लांटेशन जो है इससे क्या होगा कि जॉब गारंटी मिलेगी जो एमजी नरेगा है उसके अंडर। ठीक है, जो हमारा कैंपा फंड है उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं, और दूसरे जो फंड रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए मैंग्रोव में हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। अब ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर, अब बात करते हैं कि जो मैनग्रूव्स होते हैं कि मैम आप मैनग्रूव्स उसकी तो स्कीम बता दी, बट आखिर ये मैनग्रूव्स होते क्या हैं, पहले यही तो पता होना चाहिए, फिर हम जानेंगे कि आखिर ये मैनग्रूव्स के बारे में क्या स्कीम आई। राइट, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मैनग्रूव्स होते क्या हैं। तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समझ लो ये वाटर बॉडी है। ठीक है, तो इसके आसपास हमने देखा है कि जो वाटर बॉडी है उसके आसपास में क्या होते हैं कि हमें कई सारे ट्रीज़, कई सारे प्लांट्स लगे हुए देखने को मिलते हैं। राइट, अब ये जो ट्री होते हैं, ये प्लांट होते हैं, हम इनको देखते हैं कि इनकी रूट्स जो है ना वो आधी पानी में होती हैं, आधी लैंड पर होती हैं। ठीक है, कुछ रूट्स जो हैं वो लैंड से ऊपर की तरफ उगी हुई होती हैं। तो ये जो है ना ऐसे प्लांट्स जो कि कोस्टल एरिया में मिल रहे हैं, जो पानी, जो वाटर बॉडी है वहीं पर मिल रहे हैं, उनको मैनग्रोव्स कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मैनग्रोव्स जो हैं कहाँ पर हैं, कैसे हैं, इसको हम कैसे जानेंगे मैनग्रोव्स को। तो मैनग्रोव्स को हम कैसे जानेंगे कि स्मॉल श्रब होती हैं जो कि ज़्यादा लंबी ग्रो नहीं करती। ठीक है, जो पानी सलाइन होता है, ब्रैकिश होता है, थोड़ा सा खारा पानी होता है, वहाँ पर ये ग्रो करती हैं। ठीक है, इनमें ना एक ऐसा रूट सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्टी वाटर होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि नमक खा रहे हैं भाई, नहीं, ये नमक नहीं खाती हैं, ये नमक को फिल्टर कर लेती हैं। पानी जो है, पानी तो ये वैसा ही लेती हैं जैसे जो नॉर्मल प्लांट होता है उसमें पानी हम लगाते हैं वैसे ही उनको पानी चाहिए, बट वो पानी है कैसा, ब्रैकिश, उसमें क्या है, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जो है उसको नहीं खाती, वो ये जो रूट्स है ना वो सॉल्ट को फिल्टर कर लेती हैं। ठीक है, कहाँ पर सर्वाइव करती हैं, ये वाटर लॉग्ड जो मड होती है, जो दलदल होता है, दलदल में ये क्या करती हैं, सर्वाइव करती हैं। साथ ही साथ में क्या होता है कि दलदल में सर्वाइव करने के साथ साथ ये ऐसी कंडीशन में भी रह लेती हैं जब ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर पाती हैं। ओके, और बात करें तो अब ये जो मैनग्रोव है इसके लिए कुछ बेनिफिट्स भी हैं। मैनग्रोव्स हमारे लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्या क्या, सबसे पहले बात करें लाइवलीहुड की, तो 120 मिलियन लोग जो है ना वो मैनग्रोव के पास ही रहते हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी वुड मिलती है, टिम्बर फ्यूल के लिए यूज़ हो सकती है। कोस्टल एरिया जो है उसमें सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन, सुनामी से प्रोटेक्शन, या फिर जो हमारी वहाँ पर जो पानी में अगर कोई भी हलचल हो रही है, इससे हमारे जो लैंड है उसको बचाने में भी हेल्प करती है। वाटर फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, मैनग्रोव जो है 2 से 5 हेक्टेयर के मैनग्रोव जो है 1 हेक्टेयर के एक्वाकल्चर को क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। क्या एक हेक्टेयर के एक्वाकल्चर के एफ्लुएंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। टूरिज्म भी बहुत बढ़ता है मैनग्रोव से, लोग मैनग्रोव को देखना चाहते हैं। फिशरीज भी वहाँ पर हो सकती हैं। क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं ये मैनग्रोव्स। ठीक है, और साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करने के साथ साथ में कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट भी करते हैं, कार्बन को स्टोर भी करके रखते हैं ये मैनग्रोव्स। अच्छा जी, तो ये मैनग्रोव्स की अगर हम बात करें कि मैनग्रोव्स जो है इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमारे आसपास मैनग्रोव्स हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा, देखते हैं कि मैनग्रोव इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलते हैं, गल्फ ऑफ खंबत में मिलते हैं, मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, करवर, लक्षद्वीप, मुट्ठूपेट, ठीक है, पिचावरम, कृष्णा, गोदावरी, देवी माउथ महानदी, देवी माउथ, ठीक है, भीतरकनिका, सुंदरबन, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, यहाँ सब पर क्या है, हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, मैनग्रोव्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जी, और अगर हम बात करें कि इंडिया में मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव सुंदरबन में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, बाकी ये हमें छोटे छोटे और भी जगह पर मिलते हैं, बट सबसे लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, मैनग्रोव्स के बारे में हमने अभी जाना है। अब क्या करेंगे, मैनग्रोव्स को जान लिया, अब हम करते हैं कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ है ना उसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ कांग्रेस। अच्छा जी मैम, कांग्रेस पार्टी तो हमने सुनी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट ये क्या है, ये कौन सी कांग्रेस आ गई, बताओ तो ज़रा। तो 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ कांग्रेस अभी हुई है, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, कहाँ पर ये हुई है, तो ये कनाडा के वैनकूवर में हुई है। तो कहाँ हुई है, कनाडा में ये हुई है। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि ये है क्या। ठीक है,
ये क्या है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो ये ग्लोबल फोरम है, मतलब कि दुनिया भर से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं उस पर काम किया जाए, ठीक है। उसको इंस्पायर हम करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे लोगों को कि वो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में काम करें, ठीक है। ओशियन को कंजर्व करने में भी यहाँ पर काम होता है। 30% ग्लोबल ओशियन को 2030 तक प्रोटेक्ट करने का इनका एम है। इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो जो हमारा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको, ये जो आपकी कांग्रेस है ये वाली, ठीक है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस, ये इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। साथ ही साथ में इसको होस्ट किसने किया है, तो होस्ट फर्स्ट नेशन से मॉस्क्वेम, ठीक है, स्क्वैमिश, स्लीन, बाउस्तूत, ठीक है। ये जो होस्ट फर्स्ट नेशन थे इन्होंने इसको होस्ट किया है। IUCN, कैनेडियन पार्क्स एंड वाइल्डरनेस सोसाइटी और प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने भी इसमें साथ दिया था। अब मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होता क्या है कि ओशियन का वो सेक्शन होता है जहाँ पर कोई सरकार जो है वो कुछ लिमिट्स लगाती है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है, कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, इस पर लिमिट लगाती है सरकार, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो ओशियन जो है उसका 7.65% एरिया जो है वो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। इम्पॉर्टेंट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया भाई इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो इंडिया में इम्पॉर्टेंट जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। इनको हम नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर भी इनको नोटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। देखो एक बार इसको, इस मैप को आपको बस रीड आउट करना है, क्योंकि इसको अगर याद करने बैठे तो सिर्फ इसे ही याद करके जाओगे फिर, ठीक है। प्रीलिम्स में बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ यही रट के पहुंच जाओगे, क्योंकि भाई सिलेबस भी तो इतना सारा है, तो हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा कवर करके चलना है, क्या पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो ये नहीं कि बिल्कुल अब इसको घोल के पीना है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक बार इसकी रीड जो है इसको कर लेना है कि आखिर क्या है इसमें, कहाँ कहाँ क्या है। अगर मान लो कहीं पर भी आएगा पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपने अगर इसमें आपको देखा तो आपको एक ना एक बार क्लिक हो ही जाएगा कि ये कहाँ पर है, ये क्या चीज़ थी, इसलिए एक बार इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। चलो फिर रीड आउट कर ही लेते हैं, पेन का यूज़ नहीं करते हैं, चलो अच्छा कर ही ले रहे हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी, फ्यूडम सेंचुरी है, थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी, मालवान मरीन सेंचुरी, चराव आइलैंड है, पिट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा जी, और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सज्जन खल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को यहाँ पर मिल रही है। हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोधियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल रही है। सुंदरवन देखने को मिल रहा है, भीतरकनिका, गहीर माता, चिलिका, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये तो पता ही है। कोरिंगा भी फेमस है, कृष्णा, ठीक है, पुलिकट काफ़ी फेमस, पॉइंट कैलिमेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहाँ पर है, ठीक है। जो फेमस है उनको तो एक बार अगर आप भूल भी गए तो भी चल जाए, क्योंकि वो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा से बैठे हुए ही है। बट जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने ना, उनको एक बार ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि जो नहीं सुना होता है क्वेश्चन वहीं से आ रहा है आजकल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल, ठीक है। क्या है ये, इतना लंबा चौड़ा सा कौन सा बिल आ गया है, चलो देखते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट बिल है इसको पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको पब्लिश किया है दिसंबर 2022 में, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, इनको डिक्लेयर करना है, प्रिजर्व करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। अब ये कोई मिल गई तो इसको मेंटेन करना है, ठीक है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जियो हेरिटेज साइट्स हैं इनकी ये जो डिक्लेरेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, इनसे रिलेटेड क्या है, ये ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया है। अच्छा, कुछ की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया गया है कि कोई भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट है, जियो हेरिटेज साइट, उसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो जियो हेरिटेज साइट का एरिया है उसको ये एक्वायर कर सकते हैं, साथ ही साथ में कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक कोई भी एरिया जो जियो हेरिटेज साइट के आसपास का है उसको रेगुलेटेड एरिया ये बना सकते हैं, उसको एक्वायर भी ये कर सकते हैं। पेनाल्टीज़ भी लगाई जाएंगी अगर आप कोई भी जियो हेरिटेज साइट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके तोड़फोड़ मचा देते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है, उसका मिसयूज़ करते हैं, तो क्या होगा, आप पर पेनाल्टीज़ भी लग सकती हैं। अब ये जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट, जियो हेरिटेज साइट, बट क्या होती है ये जियो हेरिटेज साइट, ये जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। तो जानते हैं कि आखिर ये जियो हेरिटेज साइट है ही क्या, जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा सा एक बिल भी आया है। तो ऐसी साइट्स जिसमें क्या है, रेयर या और यूनिक जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल
सिग्निफिकेंस है, ठीक है, जहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजिकल, मिनरोलॉजिकल, पेट्रोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफिक सिग्निफिकेंस है, चाहे उसमें केव हो सकती हैं, नेचुरल रॉक स्कल्पचर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए ज्योग्राफी या फिर मिनरोलॉजी इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रेयर है, यूनिक है, तो ये हमारी जियो हेरिटेज साइट बन सकती है। जियो रेलिक्स में क्या आता है, तो जियो रेलिक्स कोई भी ऐसी रेलिक है, कोई ऐसा मटेरियल है जो जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है, तो वो हमारा जियो रेलिक होता है, ठीक है। जैसे कोई सेडिमेंट हो सकता है, कोई रॉक हो सकती है, मिनरल हो सकते हैं, मेटेराइट्स हो सकती हैं, फॉसिल भी हो सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी तक 32 जियो हेरिटेज साइट जो हैं उनको डिक्लेयर किया है। इसमें फॉसिल पार्क्स भी हैं, जैसे कि शिवालिक फॉसिल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जियोलॉजिकल मार्बल्स भी हैं, जैसे कि लोनार लेक महाराष्ट्र में है। लेकिन आपको इससे पहले ये बताना है कि आखिर ये लोनार लेक क्यों फेमस है इतनी, ठीक है। अच्छा, रॉक मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो पेनिनसुलर जीनिस जो हमें कर्नाटका में मिलती है, ठीक है। GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, याद रखना है हमें, ओके। अब ये जियो हेरिटेज साइट जो है तो हैं 32 हैं, ठीक है, बट क्या ज़रूरत है कि इतनी मेहनत की, भाई बिल लेकर आए, अब हम उसकी कोशिश कर रही हो पास हो जाए, एक्ट बन जाए, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे हेरिटेज साइट जो है इनको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली बात कि लोकल इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है, वहाँ पर जॉब क्रिएशन होती है, वहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा फैलता है और इसी वजह से क्या होता है, लोकल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। इंडिया के जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको खतरा है नेचुरल डिके से, ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर से या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो बदल रही है, इससे अगर उसको कोई खतरा है तो वो भी चेंज होता है। ये नॉन रिन्यूएबल एसेट है इंडिया का, अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो हो गया, फिर नहीं मिलेगा दोबारा, इसीलिए इसको बचाना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। यूनेस्को की जो कन्वेंशन है कि हमें वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को बचाना है, उसको हम मानने के लिए भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब इंडिया में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो न्यूज़ में है, भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। तो सबसे पहले है केवलादेव जो नेशनल पार्क है, ये न्यूज़ में रही क्योंकि राजस्थान ने कहा है कि इस पार्क के अंदर जो है एक जू बनाया जाएगा जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है बोला जाएगा, ठीक है। भरतपुर में ये लोकेटेड है। ये रामसर एज वेल एज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है क्योंकि सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे के और बीच में ये बीचों बीच ये पड़ता है, ठीक है। वेटलैंड जो है केवलादेव के वो नेचुरल नहीं है, वो सारे के सारे मैन मेड हैं, ठीक है। मानसून में बारिश यहाँ हो जाती है, वरना पानी जो है बाहर से इसमें पंप किया जाता है, ठीक है। ड्राई डेसिडियस यहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं, कई सारे यहाँ पर जानवर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब एक कवल टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर 340 बर्ड जो है अलग अलग स्पीसीज़ के, उनको क्या किया गया है, उनको इन्यूमरेट किया गया है जो कि कवल टाइगर रिजर्व में मिली हैं, ठीक है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो हुआ है, हमने डिटेल में इसको पढ़ा है अभी, तो इसमें क्या किया 340 बर्ड्स जो हैं उनकी स्पीसीज़ को भी गिना गया है, ठीक है। कहाँ पर है ये कवल टाइगर रिजर्व, तो ये तेलंगाना में मिलता है, डेक्कन पेनिनसुला का ये पार्ट है, ठीक है। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में ये मिलता है। तदोबा, अंधारी जो है और इंद्रावती है टाइगर रिजर्व जो है, इनको ये जोड़ने का काम करता है। यहाँ से जो रिवर गुजरती है वो है गोदावरी। अब है समन बर्ड सेंचुरीज़ की अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है कि डिक्लाइन देखने को मिला है, कई सारी बर्ड स्पीसीज़ जो हैं उसमें हमें माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज़ में डिक्लाइन देखने को मिला है समन बर्ड सेंचुरी में, ठीक है। अब ये समन बर्ड सेंचुरी है कहाँ, ये जानना ज़रूरी है। तो ये मणिपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर ये लोकेटेड है। ये एक रामसर साइट है, ठीक है। सीजनल ऑक्सबो लेक भी यहाँ पर बनती है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये जो है डिपेंड है साउथ वेस्ट मॉनसून पर, ठीक है। ये रेफ्यूजी प्रोवाइड करती है 50,000 वाटर बर्ड्स के लिए। विंटरिंग साइट भी है कई सारी माइग्रेंट्स के लिए। अब कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो न्यूज़ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्यों, क्योंकि स्पीसीज़ से भी क्वेश्चन भाई बनता है तो हमें पढ़ लेना है, ठीक है। सबसे पहले है इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ठीक है। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई उसमें बताया गया कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इस स्पीसी की और हैबिटेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा
सफ़र कर रहा है, बहुत सारे लॉस इसमें हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इंडियन स्टार टर्टवाइज है इसमें बहुत ही ज़्यादा इलीगल ट्रेड हो रहा है। इसका इलीगल ट्रेड होने की वजह से यहाँ पर इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है और इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी लॉस होते हुए नजर आया। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि ये इसका स्टेटस क्या है। तो इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये आता है। इसमें स्टार मार्किंग्स इसकी जो ये शेल होती है इस पर बने हुए होते हैं, ठीक है, जिससे ये जो है ईजिली ब्लेंड कर पाता है, जो आपकी सराउंडिंग है उसके साथ में मिल जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक टर्टवाइज भी है। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सॉटिक पेट है, क्योंकि ये जो स्टार बने हुए हैं इसके ऊपर वो इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं और इसीलिए लोग इसको पालते हैं, ठीक है। अच्छा, हैबिटेट कहाँ पर है? तो ड्राई लोलैंड जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के, वहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। मालाबार ट्री टोड की अगर हम बात करें, किसकी अब हम बात करेंगे? मालाबार ट्री टोड की। तो ये मोलेम नेशनल पार्क में मिला है। मालाबार ट्री टोड कहाँ मिला है? मोलेम नेशनल पार्क में। अब आप बोलेंगे मैम मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मोलेम नेशनल पार्क जो है ये संगेम तालुक जो है गोवा में, वहाँ पर ये मिलता है। तो गोवा में ये मोलेम नेशनल पार्क है। यहाँ पर कई सारे मंदिर भी हैं जो कदम्ब डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना इसका प्रोटेक्शन स्टेटस। तो ये IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, ठीक है। ये माना जाता है कि ये सिर्फ अकेला ऐसा टोड है जो कि हाई कैनोपीज पर भी रह सकता है, ठीक है। अब ये जो है फॉरेस्ट में मिलता है, वेस्टर्न घाट्स पे ये मिल जाता है देखने को। नेक्स्ट है नोवेल्स हेलन बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नोवेल्स हेलन बटरफ्लाई। तो ये क्या है? एक शैलो टेल बटरफ्लाई है जो कि अभी क्या है डिसअपियर हो रही है। जहाँ पर ये पहले देखने को मिली थी अब वहाँ पर ये देखने को नहीं मिल रही है, ये डिसअपियर हो रही है। ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिली? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर ही देखने को मिली। इस पार्क का नाम नामदफा रिवर के नाम पर पड़ा है। बटरफ्लाइज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बहुत वाइटल इंडिकेटर हैं जो बताती हैं बायोडाइवर्सिटी के और इकोसिस्टम के फंक्शंस को, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ मिलती है? तो म्यांमार, यूनान, हवाई जो है चाइना का, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ओमरगस खानदेश, ठीक है। ओमरगस खानदेश क्या है? ये एक नई बीटल स्पीसी है जो कि ट्रोगिडे इस जो फैमिली है वेस्टर्न घाट्स में उससे बिलोंग करती है। ये ट्रोडिगे फैमिली जो है उसको ये बीटल की एक फैमिली है, उसको ये जो है ओमरगस खानदेश बिलोंग करता है, वेस्टर्न घाट्स में ये मिलती है। ये बीटल जो है ये कभी कभी इनको हाइड बीटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये खुद को मिट्टी के अंदर छिपा लेती हैं, ठीक है। बीटल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक साइंस के लिए क्योंकि ये बता सकती है कि जो एनिमल या ह्यूमन है वो कब मरा, उसके टाइम को ये डिटेक्ट कर पाती हैं, ठीक है। ये डेड एनिमल फ्लैश पर जो है फीड करती हैं, इसीलिए इनको कैरेटिन बीटल भी बोलते हैं। रोडोडेंड्रन्स की बात अगर हम करें तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय हैं वहाँ पर लगभग 1/3 जितने भी रोडोडेंड्रन्स जो इंडिया में मिलते हैं रोडोडेंड्रन्स, उसका 1/3 तरीके के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालय में ही मिल जाते हैं। ये इसको हम रोज ट्री बोलते हैं ग्रीक में, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये जो है एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का नेटिव है। इसको इंडिकेटर स्पीसी भी बोला जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है उस रीजन में ये देखने को मिलता है। कई सारी बीमारियों जैसे कि डाइसेंट्री, डायरिया, हार्ट की भी प्रॉब्लम जो है उसको सही करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरी कुछ रिलेटेड न्यूज़ हैं उनको भी हम देखते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसको राइनो बॉन्ड भी बोला जाता है। ये 5 साल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड है, ठीक है। $150 मिलियन का ये बॉन्ड है जिससे कि हम क्या करेंगे, ब्लैक राइनो पॉपुलेशंस को बचाएंगे और इंक्रीज भी करेंगे साउथ अफ्रीका के 2 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड एक आउटकम बेस्ड वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चर्ड बॉन्ड है। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये इशू किया है, ठीक है, जिसमें प्राइवेट कैपिटल को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, जो आपके कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ है उसको फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। फाइनेंसिंग जो है हम यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ में भी मिलकर करेंगे और जो फाइनेंस है वो डोनर से इन्वेस्टर की तरफ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है नेचर रिस्क प्रोफाइल। तो जो यूनेप और S&P ग्लोबल हैं उन्होंने नेचर रिस्क प्रोफाइल को लॉन्च किया है। एम है इसका कि हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर को इनेबल करेंगे कि कैसे जो नेचर रिलेटेड रिस्क है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं।
गवर्नमेंट मॉडिफाइड वाइल्ड लाइफ फंड रूल्स फॉर की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सरकार ने रोड रेल ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स जो है उनको एग्जेम्प्ट किया है कि अब वो 2% और 0.5% इतनी जो कॉस्ट है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान में सबमिट नहीं करेंगी, डिपॉजिट नहीं करेंगी, ठीक है। पहले ये ज़रूरी था जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये जो अमाउंट है ये जमा करनी पड़ती थी, लेकिन अभी ये जो है रोड रेल और ट्रांसमिशन इनको अब मना करा गया, इनको एग्जेम्प्ट करा गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2023 में मनाया गया, ठीक है। तो ये जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिससे कि हम अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें कि किस तरीके से वेटलैंड्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इस बार की थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नहीं, इट्स द टाइम टू डिस्को नहीं है, इट्स द टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन है, ओके। 75 वेस्ट जो रामसर साइट्स है वो 13 लाख हेक्टेयर्स जो एरिया है इसको कवर कर रहे हैं। और इंडिया के जो है उसमें साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, रामसर वेटलैंड साइट है। फिर है टर्नर स्यूकस हिंगलियाई, ठीक है। तो ये क्या है, तो अभी फॉसिल्स मिले हैं मरीन क्रोकोडाइल के, जिसका नाम है ये इतना अजीब सा, आप बोल सकते हैं आराम से बैठकर, ठीक है। तो ये जो है हमें मरीन क्रोकोडाइल के फॉसिल मिले हैं। इसकी एज की अगर हम बात करें जुरासिक से भी पहले का ये टाइम पीरियड था, तब का ये मिला है, ठीक है। फिर डिकिंसोनिया क्या ये फॉसिल है जो कि भोपाल के पास में डिस्कवर हुआ है पिछले 2 साल पहले, 2 साल पहले ये डिस्कवर हुआ है भोपाल में एक फॉसिल। और माना जाता है कि ये जो डिकिंसोनिया है उसका ही एक्सटेंट पार्ट ये है। इसको अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल भी बोला जाता है, जो कि 570 मिलियन ईयर्स एगो जो है रहता था। अब ये जो है ख़त्म हो चुका है और इसके टाइज हम देख सकते हैं कैम्ब्रियन पीरियड तक के हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन में भी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी क्या है, इसमें हम देखेंगे लार्ज डैम, जो इंडिया में लार्ज डैम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी एक नई स्टडी हुई है यूएन के द्वारा, इसमें हाईलाइट किया गया है कि लगभग 3700 डैम्स हैं इंडिया में, जो कि अपना जितनी स्टोरेज है उनकी ना स्टोरेज कैपेसिटी उनकी 26% स्टोरेज कैपेसिटी 2050 तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं। तो ये रहा हमारा न्यूज़, ठीक है। अभी स्टडी जो है वो यूएन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ने कैरी आउट की है, जो बताते हैं कि लार्ज डैम्स एंड 150 कंट्रीज़ में उसमें क्या होगा कि 26% जो टोटल स्टोरेज है 2050 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस जो ट्रैप्ड सेडिमेंट वहाँ पर हैं उसकी वजह से 50,000 लार्ज डैम्स ऐसे हैं दुनिया भर में जिनका 13 से 19% तक जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। 2015 में सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी रिपोर्ट किया था कि 141 लार्ज रिजर्वायर जो हैं जो लगभग 50 साल पुराने हैं, तो अब वो हैं 30% अपना जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देंगे, लूज़ कर देंगे। अब लार्ज डैम्स हैं क्या, कहाँ पर हैं, कितने, ये देखते हैं लार्ज डैम्स की जन्म कुंडली को अब हम देखते हैं, ठीक है। तो वन विद मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट इनकी 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरे होने चाहिए, 10 से 15 मीटर इनकी हाइट अगर है तो भी हम इनको लार्ज डैम कहेंगे। सबसे ज़्यादा लार्ज डैम कहाँ है, तो चाइना में है, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो जापान में है, फिर ब्राज़ील में है, फिर यूएसए में है, उसके बाद में इंडिया का नंबर आया। नहीं, गलत हो गया है, थोड़ा सा हम फिर से इसको करेक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा चाइना में है, फिर यूएसए में है, ठीक है, फिर इंडिया में है, फिर जापान में है, फिर ब्राज़ील में है, ठीक है। इस तरीके से हमको मूव करना है। अच्छा, लार्ज डैम्स अगर हम इंडिया में बात करें तो ऑपरेशनल अभी कितने हैं, 5264। इसको आपको रटना नहीं है कि कितने हमारे लार्ज डैम्स इंडिया में हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन लार्ज डैम क्या होते हैं, कि कितनी हाइट होती है, ये आपको पूछ सकते हैं, इसलिए ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, ICTP। ये क्या है, क्यों न्यूज़ में, इसको जानते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उन्होंने बिड्स को इनवाइट किया है, जो 41,000 करोड़ का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है ग्रेट निकोबार में बन रहा है। इसके लिए क्या किया गया है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने बिडिंग जो है उसको इन्वाइट किया है। और अगर हम बात करें तो ICTP जो है वो प्लानिंग कर रहा है, जो है ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड का, उसी का ही एक पार्ट है ICTP। ये 4 फेजेस में कंप्लीट होगा, इतना हमें याद रखना है। 20 फुट का इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो अप्रोक्सीमेट यूनिट है कि किस तरीके से हम कार्गो कंटेनर को
मेजर करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता बेस्ड है, ये नोडल एजेंसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मदद लेकर ये जो है बनाया जाएगा, लैंडलॉर्ड मॉडल इसका रहेगा। अब बात करते हैं आईसीटीपी की। तो ये रहा हमारा जो हम प्लान कर रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है इसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो इतने एरिया में हम देख सकते हैं टाउनशिप बनेगी, ठीक है। टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट यहाँ पर भी होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा। ये जो आईसीटीपी है ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो अब यहाँ पर जो है एक और जगह आपकी बनेगी, डेवलप होगी, कई सारी कॉलोनीज भी बन रही हैं, ठीक है। गलेथिया बे देखने को मिल जा रही है, इंदिरा पॉइंट देखने को मिल जा रहा है, पावर प्लांट भी बन रहा है और गलेथिया नेशनल पार्क भी यहाँ पर बन रहा है। अब बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की। नहीं, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड सर्कुलर इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। तो ये मत बोलो कि मैम इकोनॉमी तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर से इकोनॉमी पढ़े क्या, ये कुछ और है। चलो समझते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया एक कैंपेन जिसमें हम जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसको और इंक्लूसिव बनाने की बात करते हैं। ये इसको लॉन्च किया गया है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप करी है और उसके बाद में इसको लॉन्च किया है। एंड टू एंड मैनेजमेंट जो है हम करेंगे प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है। जो वेस्ट है उसको एट सोर्स पर ही हम उसको क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे और सेग्रीगेटेड वेस्ट को कलेक्ट कर लेंगे। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ जो है उसको भी सेट किया जाएगा जिससे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है हर तरीके का उसको हम रिसाइकल कर सकें। और अगर हम बात करें तो जो सोशल इंक्लूजन है 20,000 सफाई साथी का, वेस्ट पिकर का, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। जो इनिशिएटिव है ये लार्ज स्केल एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है यूएनडीपी के साथ में, ठीक है। यूएनडीपी का जो फ्लैगशिप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसके साथ में ये पार्टनरशिप है। ये प्रमोट करेगी कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग। जितनी भी प्लास्टिक है उसका कलेक्शन कैसे होगा, सेग्रीगेशन कैसे होगा, कैसे हम रिसाइकलिंग करेंगे, इसकी बात की जाती है, ठीक है। लेकिन ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन अब ये पहले समझ लो कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई क्या है, नया प्रोडक्ट है। अब ये बॉटल है, समझ लो ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये हमने यूज़ की, ठीक है। ये पानी पिया हमने, बॉटल यूज़ किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये जो बॉटल है इसको कलेक्ट किया हमने, फेंक दी। अब इसको कलेक्ट किया गया, कलेक्ट करने के बाद में कहाँ गई, ये रिसाइकिल हुई। प्लास्टिक की बॉटल थी, अब ये प्लास्टिक का कोई कंटेनर बनकर आ गया। इसमें हमने जो भी हमें सामान रखना वो रख लिया। अब ये टूट गया तो हमने फिर से इसको बेच दिया, ये सेग्रीगेट हो गया। सेग्रीगेट हो जो हम कबाड़े पे बेचते हैं वो बेच दिया इसको, ठीक है। सेग्रीगेट हुआ, सेग्रीगेट होने के बाद फिर से रिसाइकिल हुआ, रिसाइकिल होने के बाद ये कुछ पेन बन गया, पेन का यूज़ किया। इस तरीके से मतलब क्या है कि जो चीज़ है वो ऐसे गोल गोल इकोनॉमी में घूमती रहती है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। जिसको अभी हमने समझा है वही है ये सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होगा, वेस्टेज बहुत कम होगा, एनवायरमेंट फुटप्रिंट कम हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, जो रिसोर्स डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होते हैं, लॉन्ग लाइफ रिसाइकलेबल ग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर क्लीन बन जाएंगे प्रोडक्शन भी क्लीन हो जाएगा, साथ ही साथ में क्या होगा, सर्विसेज भी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। हम इसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग सब कुछ इसमें होती है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की। तो ये भाई ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेबी ने प्रपोज किया एक ऐसा फ्रेमवर्क, किस पर फ्रेमवर्क है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पर, ठीक है। डिस्क्लोजर्स, रेटिंग एंड इन्वेस्टिंग पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। जो अभी ये नया प्रपोजल आया ही डिस्क्लोज करेगा ये जो लिस्टेड एंटिटीज़ का, ठीक है। ये जो आपके प्रपोज ESG डिस्क्लोजर्स हैं, ये लिस्टेड एंटिटीज़ के द्वारा ESG रेटिंग जो है सिक्योरिटी मार्केट में और ESG इन्वेस्टिंग जो होती है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ये फैसिलिटेट करेगा कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सिंप्लीफिकेशन बना रहे और वही बिजनेस करने में आसानी और काम करने में आसानी हो। ESG है क्या, इतनी देर से पढ़े तो जा रहे हैं कि ये एक ड्राफ्ट बन गया, ये बन गया, वो बन गया, बट है क्या ESG, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है कि वो समझें कि कैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन करना है, मैनेज करना है रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस क्राइटेरिया से रिलेटेड। सोशल क्राइटेरिया एग्जामाइन करता है कि कैसे ये रिलेशनशिप्स को मैनेज करेगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में, सप्लायर, कस्टमर्स, कम्युनिटीज़ के साथ में जहाँ ये काम कर रहा है। गवर्नेंस डील्स करता है कंपनी की लीडरशिप के साथ में, ऑडिट के साथ में, इंटरनल कंट्रोल के साथ में। 2021 में सेबी ने नई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको इशू किया था, बताया था कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस
रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में ये बताया था कि क्या क्या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है चाहिए, क्या क्या और हम कर सकते हैं सस्टेनेबल बनाने के लिए। BRSR जो है स्कीम है कि ये लिंक जो है वो सेट करती है फाइनेंशियल रिजल्ट जो हैं बिजनेस के आए हैं और परफॉर्मेंस क्या रही है, इसके जो रिजल्ट है उसको लिंक ये करती है। ये डिस्क्लोजर कहाँ से सीख करती है? ऐसी कंपनी जो हैं जो कि नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पॉन्स बिजनेस कंडक्ट के अंडर आती हैं, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, तो उस पर ये जो है लागू होती है। अब देखते हैं कि जो ESG डिस्क्लोजर्स क्या हैं। ठीक है, ESG डिस्क्लोजर्स, ESG रेटिंग्स और ESG इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो पहले डिस्क्लोजर्स देखें तो इसमें हमें कुछ जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ESG रेटिंग्स में हम कुछ 15 पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हुए रेटिंग को तैयार करेंगे। और इन्वेस्टिंग में क्या है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, इनको क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी कि फेवर में है अगेंस्ट में वोटर्स के जो कास्ट की गई है रिजोल्यूशन जो हुए हैं ESG के द्वारा, उसमें भी ये बात की जाएगी। इसमें हमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारे अभी नए रूल्स आए हैं उसमें ESG डिस्क्लोजर, रेटिंग और इन्वेस्टिंग की बात की गई है। नाम से पता चला रेटिंग में क्या होगा, इन्वेस्टिंग में क्या होगा, डिस्क्लोजर्स में क्या होगा। अच्छा, 9 प्रिंसिपल्स हम देखते हैं जो कि नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के हैं। इनको आपको याद नहीं करना है, जब मेंस का पेपर आएगा तब ये जो है हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, तब आप इसको आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि क्या है कि सेफली हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एथिक्स की तरफ काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे काम करेंगे, रिस्पॉन्सिव रहेंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, वेलबींग एम्प्लॉइज़ का है उसको भी प्रमोट करेंगे, ह्यूमन राइट्स को हम रेस्पेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट को भी रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ में हम पब्लिक और रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को भी मानेंगे। ठीक है, वैल्यू देंगे अपने कस्टमर्स के लिए और इक्विटेबल डेवलपमेंट भी करेंगे। अब बात करते हैं बहुत ही डिस्कस्ड जो टॉपिक है वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, कभी भी हम जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो हमें ये इथेनॉल ब्लेंडिंग तो हमेशा ही पढ़ना पड़ता है, हमेशा ये चर्चे में रहता है। तो देखते हैं इस बार ये चर्चा में क्यों है। अभी हुआ है कि पेट्रोल जो है 20% इथेनॉल के साथ में ब्लेंडेड था। ठीक है, और वो कुछ सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पे मिलने लगा है 11 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। अभी 10% इथेनॉल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है वो सरकार जो है वो इसको यूज़ कर रही है, लेकिन इसकी क्वांटिटी को डबल कर दिया जाएगा 2025 तक। ठीक है, पहले फेज़ में 15 सिटीज़ ऐसी हैं जो इसमें कवर होंगी इस स्कीम में, जहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोलियम है वो मिलेगा। ठीक है, अब ये तो न्यूज़ की बात हो गई, बट ये इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है भाई? जब भी पढ़ने बैठो तो इथेनॉल ब्लेंडिंग आ जाता है, बट होता क्या है इसको समझते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है ये एक बायोफ्यूल है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे गन्ने से, मेज से, वीट से। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है इसीलिए इसको रिन्यूएबल फ्यूल कहते हैं। जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसने नोटिफाई किया था इसको, इस नेशनल पॉलिसी को नोटिफाई किया सरकार ने 2018 में, जिसमें कोशिश की जा रही है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम अचीव कर पाएँ 2030 तक। ठीक है, 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट था वो अब हमने 2030 से 2025 ही कर दिया है, बहुत जल्दी हम इसको अचीव कर लेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो इथेनॉल को डोमेस्टिक सोर्सेज से बनाएंगी और इसको क्या करेंगे, इथेनॉल को टर्मिनल्स पर ब्लेंड भी करेंगी। ठीक है, जो एडिशनल प्राइस इथेनॉल का वो सरकार ने नोटिफाई किया था 2014 से सरकार नोटिफाई कर रही है। अब बायो इथेनॉल साइकिल की अगर हम बात करें तो फाइनली ग्राइंडेड जो आपके यहाँ से बात करते हैं, फाइनली ग्राइंडेड ये रहते हैं हमारे क्रॉप्स। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं फाइनली ग्राइंडेड हैं, इनको ले लिया हमने, इनको हम इन कंपोनेंट जो शुगर का है उसमें सेपरेट कर लिया। उसके बाद में शुगर जो है उनको डिस्टिल किया गया है, इनको ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज़ कर रहा है, इससे CO2 निकल रही है। CO2 जो है वो यूज़ हो जा रही है क्रॉप से और फिर क्रॉप फिर से ग्राइंड हो जा रहा है। इस तरीके से ये साइकिल चल रही है। अब पिछले 8 सालों में क्या क्या हमने अचीव कर लिया है, तो 8 गुना हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो बढ़ाई है। ठीक है, जो हमारी इथेनॉल डिस्टिलेशन की कैपेसिटी है वो डबल हो चुकी है। डिस्टिलरीज जो हैं वो 40% बढ़ गई हैं 5 सालों में। ठीक है, पेट्रोल प्राइस भी 3 रुपये पर लीटर के ओवर जो है हमने इसको कंट्रोल किया है अब पिछले 8 सालों में।
स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, ये चर्चा में रहा क्योंकि अभी सीलिंग फैंस हैं उनको भी अब स्टार लेवल किया जाएगा, ये मैंडेटरी हो चुका है। और ये क्वेश्चन ही बन चुका है कि किस किस प्रोडक्ट पर स्टार लेवलिंग मैंडेटरी है, तो याद रखना कि अब सीलिंग फैंस पर भी ये मैंडेटरी हो गया है। अभी स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम क्या है, 2006 में ये लॉन्च हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। इसके अंडर क्या होता है कि एक स्टार रेटिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि कितना जो हमारा अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो इफिशियंट है, कितनी कम एनर्जी में कितना अच्छा काम ये करके दिखाएगा। जितनी कम एनर्जी को वो कंज्यूम करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे उसको स्टार मिलेंगे, हाई स्टार मिलेंगे, और हाई एनर्जी कंजम्पशन में लो स्टार मिलते हैं। कई सारे अप्लायंस पे ये मैंडेटरी है, ठीक है, जैसे कि फ्रॉस्ट फ्री एंड डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, एलईडी लैम्प्स, रूम एसी, ठीक है, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, टीएफएल, स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब में ये कंपलसरी है। स्टार लेवल क्या क्या, आप ये आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हम अपने घरों के फ्रिज पर इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके का ये बना हुआ होता है, तो इसमें जितने स्टार उतनी सेविंग है। लेवल पीरियड होता है, टेक्निकल डिटेल्स होती है, टेक्निकल पैरामीटर्स भी दिए होते हैं, अप्लायंस टाइप भी लिखा होता है, यूनिक कोड देखने को मिलेगा, एप्लीकेबल कंडीशंस भी होती हैं, ब्रांड होता है, और कहाँ कहाँ पर ये लगा होता है ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या कहा है, उसने कहा है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी फील्ड लेवल इरेगुलरिटीज़ होती हैं इसको हम रोकेंगे। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन है, फील्ड लेवल इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसको हम रोकेंगे। इसमें जो है वेरिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का वेरिफिकेशन, ठीक है, उसमें भी कमियां देखने को मिली तो उसको भी रोकथाम की जाएगी। डेवलपमेंट के अभी डेवलपमेंट में होगा क्या, ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी इरेगुलरिटीज़ हैं जो हम देखने को मिलती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन में, उन सबको एड्रेस किया जाएगा, इरेगुलरिटीज़ को हटाया जाएगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें हम कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट ये है कि हमारी इन्वायरमेंट जो है उसमें कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स नहीं मिलते, हेल्दी सॉइल रहती है, इरोजन नहीं होता है, क्लीनर वाटर रहता है, और बायोडाइवर्सिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। फार्मर्स जो है उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, कस्टमर भी ज़्यादा आते हैं, कंज्यूमर जो है उनकी हेल्थ रिस्क नहीं रहती, विटामिन मिनरल्स भी ज़्यादा मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि इसमें हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस कोई भी एग्रो इनपुट को नहीं डालेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब नहीं डालेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर लेवल को मेंटेन किया जाएगा। रिलेटिवली इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट सोर्सेज मोड जो है उसको हम यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ठीक है। वीड डिजीज़ पेस्ट कंट्रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप रोटेशन, नेचुरल प्रीडेटर, डाइवर्सिटी पर ही रिलाय करता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ जो है नेचुरल हैबिटेट है उसको भी हम कंजर्व करते हैं। सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया एंड जैविक भारत। अब बात करते हैं, अब बात तो बाद में करेंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा प्राउड फील कीजिए। प्राउड फील हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरी दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया था। नैनो यूरिया, हमारी इंडिया ने नैनो यूरिया बनाया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर ने इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट जो है वो ओला में लगा दिया है, फूलपुर में भी लगाया है, ये दोनों ही जगह उत्तर प्रदेश में हैं, राइट। तो अभी ये हमने जो है नैनो यूरिया बनाया है, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने, वो भी इफ़को के साइंटिस्ट ने इसको बनाकर तैयार कर दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाली बात है। ये जो 2 प्लांट अभी लगे हैं, ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे, नैनो यूरिया और ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाएगी, ठीक है। अब ये जो है कैपेसिटी कितनी है, नैनो यूरिया कितनी बनेगी, तो 50 मिलियन बॉटल हर साल बन जाएंगी। कोई भी सरकार की तरफ से सब्सिडी नैनो यूरिया पर नहीं दी गई है, इसीलिए सरकार को भी बहुत बचत होगी। अब ये नैनो यूरिया हमने बना ली है, प्राउड फील कर लिया है, प्लांट्स भी लगा दिए हैं, बट ये नैनो यूरिया होता क्या है, तो नैनो यूरिया एक नैनो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जिसमें नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, साइज जिनका 20 से 50 नैनोमीटर होता है, पानी में ये घुले हुए होते हैं। टोटल नाइट्रोजन कंसनट्रेशन जो है एक बॉटल में कितनी होगी, 4% होगी, ठीक है। फर्टिलाइजर पेटेंटेड और सोल्ड कौन करेगा, इफ़को करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का यूज़ किया गया है।
अब नैनो यूरिया का रेलिवेंस अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंसर्न है जो ओवर यूज़ हम नाइट्रोजन का करते हैं उसकी वजह से, तो उसको ओवरकम किया जाएगा। नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी जो है वो होगी एग्रीकल्चर में। साथ ही साथ में नैनो यूरिया के पास में नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी जो है वो 80% से भी ज़्यादा है। एडवर्स इम्पैक्ट जो है कन्वेंशनल यूरिया के वो देखें तो बहुत ही महंगा पड़ता है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं, फार्मर की इनकम पर भी ये इफेक्ट डालता है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात करें तो यूट्रॉफिकेशन जो वाटर का हो रहा है, ठीक है, वो हो जाता है। सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है। बेनिफिट्स क्या है जो इफ़को ने नैनो यूरिया बनाई, तो इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, फूड क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाएगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये, ठीक है। इनकम बढ़ेगी फार्मर्स की, केमिकल फर्टिलाइज़र यूजेस कम होगा और स्टोर करना भी काफ़ी आसान हो गया है। अब बात करेंगे हम एक्वाकल्चर की, तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज़ के, एनिमल हस्बेंड्री के, डेयरिंग के, उन्होंने 3 नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं इनॉग्रेट किए हैं। किसके लिए किए गए, किसका उद्घाटन किया गया है? एक्वाकल्चर सेक्टर के लिए किया गया है। इंडिया में एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, एक्वेटिक स्पीसीज़ को पाल रहे हैं, उनको ब्रीड करवा रहे हैं, उनकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो एक्वेटिक स्पीसीज़ प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, दोनों की दोनों, ठीक है, कंट्रोल्ड एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, तो इसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। दुनिया भर का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इंडिया ही है, थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हम ही हैं, फोर्थ लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग कंट्री हम ही हैं, ठीक है। श्रिम्प, अगर श्रिम्प के अकाउंट्स की बात करें तो 70% जो सी फूड एक्सपोर्ट्स होता है उसमें श्रिम्प का बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। 75% फिश प्रोडक्शन जो है वो इनलैंड फिशरीज से होता है, 25% फिश प्रोडक्शन जो है मरीन फिशरीज से होता है। अब हम देखते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन वाइट श्रिम्प, ठीक है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर मेंशन्ड है, ठीक है। ये एक्सोटिक स्पीसी है, पैथोजन फ्री स्टॉक जो है पैसिफिक वाइट श्रिम्प का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़ 2 नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ की बात करें तो इसका सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट फेज़ जो है वो इम्प्लीमेंट था 2013 से, ठीक है। इससे डिजीज़ सर्विलांस हम कर पाएंगे और साथ ही साथ में जो रेवेन्यू लॉस होता है फार्मर को वो नहीं होगा। श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है आईकार सीवा ने, ठीक है। तो डिफरेंशियल प्रीमियम पर और अलग अलग लोकेशन, अलग अलग रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग प्रीमियम सेट किया जाएगा, जिससे कि जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड रहेंगी और फार्मर की इनकम भी डबल होगी। कुछ रिलेटेड न्यूज़ और भी हैं जिसको अभी हम देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 की बात करें तो समिट जो है वो टेरी की एनुअल फ्लैगशिप मल्टी स्टेक होल्डर इवेंट है। टेरी एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन्वेंटली इसने इंडिपेंडेंटली जो है ग्लोबल साउथ की इवेंट को ये जो है कन्वेंट करता है। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम की बात करें तो इसका नया लोगो जो है वो रिलीज़ हुआ है। इसको फिर से रीनेम किया गया है, पहले इसका नाम इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता था। ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को बांटते हैं, ठीक है, उसका डिसेमिनेशन होता है। SDG एग्री फूड एग्री एसिलेटर प्रोग्राम की बात करें तो फाओ और सीड की पार्टनरशिप ने इसको लॉन्च किया है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप है सीड, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। क्लाइमेट स्मार्ट वैराइटीज़ ऑफ वीट की अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 क्लाइमेट स्मार्ट वीट जो है वीट की वैरायटी को बनाया है, ठीक है। इसका हमें नाम बस याद रखने हैं, क्या क्या है, SDCSW18, SD3410 एंड SD3385, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो लॉस है वो कम हो जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगी। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं जिनको मिट्टी में मिलाते हैं तो फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, तो बायो फर्टिलाइजर्स में लिविंग माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऐसे माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं है बट वो लाइव होते हैं, ठीक है। अभी क्या है, 11 बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिसको नोटिफाई किया है अंडर दी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट। तो एग्रीएनेक्स जो प्रोग्राम है ये रन किया है मीती ने। मीती कौन है? मीती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो सीडेक ने इसको क्या है
डेवलप। तो टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आए हैं, जिससे कि आउटडोर हम क्वालिटी देखेंगे। नेक्स्ट है बायोसेंसिंग वेस्ट EDC डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें हम एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स जो हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। भाई ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सेंटर जो है मतलब सरकार जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो 13 राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें पानी की रेगुलर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। इसका एम है कि हम सरप्लस पानी जो मिल रहा है हमें किसी रेनी सीजन आ रहा है तो रिवर में क्या होता है कि ज़्यादा पानी हो जाता है, सरप्लस वाटर होता है, उसको हम हार्वेस्ट करेंगे और जो वहाँ पानी कम है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे वाटर को। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है सेंट्रल वाटर कमीशन से 2017 में। सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है इसको भी जानते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। जब भी हमें वाटर रिसोर्सेज की बात करनी हो, कोई भी कैनाल कोई भी रिवर की बात करनी हो, तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन है? तो सेंट्रल वाटर कमीशन ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो इन सारे मामलों को देखते हैं। ये पानी की सप्लाई को इंश्योर करने के लिए बनाई गई थी। फिर सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी हमारी क्या है कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसने कहा है कि 382 मेगावाट का जो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उसको अप्रूवल मिल चुका है, उसमें अब इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर जो सतलज रिवर है उसका जो पानी है उसका यूज़ करते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। और यहीं पे हमने आज का पार्ट को कंप्लीट किया है, क्योंकि बहुत लेंदी पार्ट हो जाएगा तो आपको भी समझ आएगा नहीं। कल हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देखकर खुद को अपडेट कर पाएँ।